साजन भाले सिंह जी, आपने 314 किलोमीटर पाकिस्तान में जैसे ही उनका एयरक्राफ्ट फ्लाई किया, मार गिराया। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी काउंट एज द एक्ट ऑफ वार। इस बार तो टेररिस्ट कैंप पे अटैक हुआ था, अगली बार पूरे देश पर अटैक होगा। तो इस बार जवाब देने का समय आ चुका है। S-400 का रुख अभी भी पाकिस्तान की तरफ आप लोगों ने किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ सर। ये कहूँगा कि जब भी उनके पायलट फ्लाइंग करेंगे या कुछ ऐसी सोच के आएंगे, इंडिया की तरफ आएंगे, तो उनको जरूर याद रहेगा कि S-400 नाम का एक काल यमराज बॉर्डर के उस पार बैठा है 72 हुरों के पास। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ S-400 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हम एयर डिफेंस में किसी से पीछे नहीं है, अपडेटेड है। पहले हमने उनके 9 टारगेट को ध्वस्त किया था, जब उन्होंने रिटेलिएट किया तो हमने हवा में ही उनको मार गिराया। पाकिस्तान हमेशा गिद्दड़ बबकी देता था कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, वो सिर्फ सजाने के लिए नहीं है। अच्छा, मतलब पाकिस्तान के पास इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, हम उससे काफ़ी एडवांस है, इसके कारण हमने उनको 100% ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए और हमारी जो बॉर्डर की सिक्योरिटी और एयर डिफेंस 100% काम किया। और हमने ऑपरेशन सिंदूर को थोड़ी देर के लिए विराम दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी है। Ladies and gentlemen, welcome to the latest episode of our YouTube channel, our YouTube podcast, The Real Warriors, where courage meets conversation. जहां गूंजता है साहस, जहां लिखी जाती है वीरता की दास्तां। स्वागत है आपका रियल वॉरियर विथ राकेश शर्मा पॉडकास्ट में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हमारे साथ हैं भारतीय वायुसेना के वो जाबाज वीर जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को मार गिराया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और एक वीरता की ऐसी मिसाल काम की जिसे भारत सरकार ने गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा, मेंशन इन डिस्पैच प्रेसिडेंट अवार्ड। Sergeant Bhale Singh is not only a motivated air warrior, he has been a sportsman throughout his life and a learned person who has fair knowledge of not only military discipline, military work ethics. Also, he is demographically very sound and politically correct when he speaks to us candidly about the latest eco-political and geopolitical situation all around the country and its environment, including the adversaries at large. तो आइए मिलते हैं रियल वॉरियर में उस महावीर से जिसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक भारत माता का ढाल बनकर अपनी पहचान बना लिया। आपका स्वागत है, अभिनंदन है सार्जेंट भले सिंह रियल वॉरियर में। सार्जेंट भले सिंह जी, 20 साल आपने वायुसेना में नौकरी की और आपने एक ऐसा जिसको हम बात करें वीरता का काम किया, पूरे देश को गर्व है। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि वायुसेना में आप कैसे आए? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू ऑल द टीम एंड जय हिंद टू ऑल द व्यूअर ऑफ दिस चैनल। मैं एयरफोर्स में सर मैंने 2005 में मैंने एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। अच्छा, आप उस समय ज्वाइन किया 2005? यस सर, मैं 2005 में एयरफोर्स को ज्वाइन किया था आफ्टर 12th क्लास। और जैसे कि एयरफोर्स का जो कैटेगरी है, एयरमैन है, अफसर्स है, तो मैंने एयरमैन कैटेगरी में एयरफोर्स को ज्वाइन किया था आफ्टर माई 12th क्लास। तो फौज ज्वाइन करने का कोई स्पेसिफिक रीजन, और भी आपके पास एरियाज थे, फील्ड थी, अपॉर्चुनिटी थी? सर, जैसे जो मेरा बेसिक क्षेत्र जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो उसको शेखावटी बोलते हैं राजस्थान में। वो 3 डिस्ट्रिक्ट से मिलके बना है, चूरू, झुंझुनू और सीकर। जो ये शेखावटी वाला एरिया है, इसमें आपको बहुत सारी गैलेंट्री अवार्ड भी पहले मिल जाएंगे जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। एक तो वो क्षेत्र जिसकी मिट्टी मेरे अंदर थी, जिसका खून मेरे अंदर था। इसके अलावा बचपन में जो कारगिल वार हुआ था 99 में, तो मैं 8th क्लास में था, हर रोज़ अखबार पढ़ता था उसमें। तो उसमें जो अखबार के युद्ध के हालात थे वो सब पढ़ता था, देखता था। वो सब एक ऐसा मोटिवेशन था जिसमें मुझे लगा कि मुझे भी बड़ा होके फौज को ज्वाइन करना है, देश की रक्षा करनी है या देश के लिए कुछ करना है। और पर्टिकुलर एयरफोर्स ही क्यों चुना, इसके लिए जो मेरा जिस गांव में मैं रहता था सर, वो लो फ्लाइंग जोन था। एयरक्राफ्ट बहुत नीचे से फ्लाइंग करते थे और अभी भी करते हैं। तो जब छोटे थे हम लोग छत पे रहते थे, नीची हाइट से एयरक्राफ्ट को देखते थे तो बड़ा अच्छा लगता था।
तब लगा था कि यार ये ऐसे ही फौज ज्वाइन करनी है जिसमें एयरक्राफ्ट उड़ते हों। और फौज में आने का इसके अलावा एक मोटिवेशन वो मेरे नाना जी थे, वो 62 और 65 के 2 वार लड़े थे उन्होंने। तो जब भी बचपन में उनके घर जाते थे, कुछ ना कुछ कहानियाँ वो सुनाते रहते थे, वार की सुनाते थे, पीस टाइम की सुनाते थे। तो वो सब ऐसे ये सब मिल के जो मेरे को मोटिवेशन मिला सर कलेक्टिवली कि मुझे फौज में ज्वाइन करना है, फौज में जाना है और एयरफोर्स में जाना है। तो आपके परिवार से भी कोई सेना में था या सबसे पहले आप सेना में? जैसे आप बताया नाना जी तो थे, इसके अलावा? सर सबसे पहले जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, मेरे फादर के दादाजी थे, वो सेना में थे, वो आर्मी में थे। और बिफोर इंडिपेंडेंस वो लोग ब्रिटिश आर्मी में थे जी। उन्होंने जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की 1947 वाली, उसमें वो शहीद हो गए थे। वो एक फैक्टर भी था सर मेरे अंदर भी, जब फैमिली वाले कहानी बताते थे कि आपके जो परदादा थे वो उस वार में शहीद हो गए थे। तो वो उसने भी मेरे लिए मोटिवेशन का काम किया कि मुझे भी देश के लिए काम करना है, देश के लिए फौज में ज्वाइन करना है। मेरे नाना जी थे। और ऑन द रिकॉर्ड मैं बताना चाहता हूँ, जो फर्स्ट इंडिया की फीमेल पायलट IL-76 का पायलट जो थी, स्क्वाड्रन लीडर वीना सार, उनके नाम ये रिकॉर्ड भी है। हाई एल्टीट्यूड में लेह में उन्होंने एयरक्राफ्ट को लैंड करवाया था, वो भी मेरे रिलेशन में है। तो वो सब कहानियाँ जब आती थी पता चलता था कि ऐसी ऐसी मतलब चीज़ें हमारे फैमिली में हैं, लोग किसी न किसी फॉर्म में देश सेवा में हैं। तो वो आपका प्रेरणा का स्रोत बना। बिल्कुल सर। आपकी ज्वाइनिंग वायुसेना में कब हुई? मेरी ज्वाइनिंग सर वायुसेना में 2005 में हुई थी। ओके। 400 में केवल 2 लोगों को मिसाइल फिटर के लिए चुना गया और उसमें आप एक थे। आपको वहीं से आपके मन में जो था और एक मौका मिलने वाला था आपको, जो जिसके लिए देश, आपका परिवार, आपका गांव इंतजार कर रहा था, और जो आपकी पीढ़ियों से सेना के अंदर काम करने की जिज्ञासा थी, उसके लिए आपको वो अवसर मिला। जी मैं बिल्कुल कहूँगा, एक ये अवसर मुझे मिला था। उस अवसर को मैंने बुनाते बुनाते मुझे 20 साल लग गए और जस्ट रिटायरमेंट से पहले ये मुझे अवसर मिला सर। ओके। तो मिसाइल फिटर आपका बेसिक रोल क्या होता था स्टार्टिंग में, और किस तरह का काम आप करते थे मिसाइल पे? जैसे सर ये बेसिक ट्रेनिंग में स्टेट को जब मिलती है, उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। मिसाइल फिटर इलेक्ट्रिकल एंड मिसाइल फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग के लिए जाता है बेंगलोर। मिसाइल फिटर मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए जाता है चेन्नई। उसके बाद फाइनल फेज में पास आउट होने से पहले तीनों ट्रेड इकट्ठी होकर एक फैकल्टी में आ जाती है बेंगलोर के अंदर। और उसके अंदर आपको सर बेसिक मिसाइल के बारे में बेसिक हर चीज़ बताया जाता है, थोड़ा थोड़ा जितना भी मिसाइल के बारे में। उसके में रडार के बारे में बताया जाता है, पावर प्लांट के बारे में बताया जाता है, मिसाइल के लॉन्चर के बारे में बताया जाता है। जो मिसाइल कॉम्प्लेक्स में या एडी कॉम्प्लेक्स में जो सिस्टम रहते हैं उनके बारे में बेसिकली सब बताया जाता है। उसके बाद जैसे ही आप पास आउट हो जाते हो, आप परमानेंट स्टाफ बन जाते हो, उसके बाद आपका होता है टेट्रा कोर्स। टेट्रा कोर्स करने का मतलब यह है किसी पर्टिकुलर एक सिस्टम में, एक मिसाइल सिस्टम में, एक सिस्टम में जाके आपको ट्रेंड होना है। ओके। जैसे मिसाइल के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर सिस्टम में अब आपको महारत हासिल करनी है। अब आपको यहाँ रोकेंगे भले जी, आपने बीच में एक वर्ड बोला एडी, तो हमारे दर्शकों को बताइए एडी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है और एयरफोर्स में एडी क्या है? सर जैसे कि ग्राउंड डिफेंस होता है, ग्राउंड डिफेंस से तात्पर्य ये है कि अगर एडी इज एयर डिफेंस। यस सर, एडी इज फॉर एयर डिफेंस एंड जीडी इज फॉर ग्राउंड डिफेंस सर। समझने के लिए बता दूं कि जैसे जमीन से कोई हमला होता है, ग्राउंड से कोई हमला होता है, उसको रोकने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो वेपन यूज करते हैं या जो स्ट्रेटजी, जो रणनीति बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड डिफेंस। अगर ये हमला हवाई हमला होता है या आसमान से कोई हमला होता है, एयरक्राफ्ट के रूप में भी हो सकता है, कोई फ्लाइंग प्रोजेक्टाइल भी हो सकता है, किसी भी टाइप का मिसाइल भी हो सकता है, उसके रोकने के लिए जो सिस्टम काम करता है, ये जो सिस्टम रहता है उसको बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। उस एयर डिफेंस सिस्टम में सर बेसिकली मिसाइल्स रहती हैं, और मिसाइल के भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे कि लॉन्ग रेंज मिसाइल रहती है, लॉन्ग रेंज मिसाइल रहती है हाई स्पीड वाले मिसाइल के लिए या बड़े बड़े एयरक्राफ्ट के लिए, जिनका स्पीड ज़्यादा रहता है, जिनका मैनवरिंग ज़्यादा रहता है। इसके अलावा मीडियम रेंज की मिसाइल रहती है और शॉर्ट रेंज की मिसाइल रहती है। जिस टाइप का टारगेट आपको आता है उस बेस पर इन मिसाइलों को फायर किया जाता है। जब दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं कि जो S-400 परचेज किया गया रसिया से, इसका बहुत विरोध हुआ था भारत में राजनीतिक तौर पे, और उसको हमारे स्वर्गीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी ने उसको खरीदा था, और उनके ही
कर कलमों द्वारा अगर मैं बात करूं तो ये डील हुई थी जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए और हमारी जो बॉर्डर की सिक्योरिटी और एयर डिफेंस 100% काम किया। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल सर, जैसे आपने हमारे स्वर्गीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी को याद किया, मैं उनका बार बार धन्यवाद देता हूँ। उनके कर कलमों के द्वारा, उनकी मेहनत के द्वारा अक्टूबर 2018 में ये डील, ऐतिहासिक डील साइन हुई थी। उसके बाद ये जो सिस्टम था 2020 के आर बार हम लोगों ने, जो हमारी टीम ने, जो कुछ सिलेक्टेड लोग थे वो रसिया में गए थे और ट्रेनिंग करने के लिए गए थे, और उसमें अफसर्स भी थे और एयरमैन को भी मौका मिला था रसिया में ट्रेनिंग करने के लिए। उसके बाद ये सिस्टम हमारे देश में आया और उसके बाद इसने अपनी कामयाबी के झंडे बुलंद किए। तो भले सिंह जी, आपने पिचौरा पे भी काम किया है, आपने एज लेटेस्ट एट S-400 को भी देखा है। क्या डिफरेंस एज एन इंजीनियर आप बता सकते हैं इन दोनों में? सर दोनों का बेसिक और एडवांस, अगर आप दोनों को डिफरेंस करोगे तो एक तो रेंज का सर है, डिफरेंस है। पिचौरा जो सिस्टम था, दैट वाज किलिंग रेंज वाज 25 किलोमीटर बस। यस सर, ओनली 25 किलोमीटर वाज देयर, बिकॉज ये सिस्टम बहुत पुराना था और उस टाइम पर जो टेक्नोलॉजी थी या उस टाइम पर जो सिस्टम था युद्ध को लड़ने का सिस्टम, ये था एयरक्राफ्ट बेस के पास जाते थे रनवे को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो मेन मोटो जो पिचौरा का था कि रनवे को डिस्ट्रॉय होने से, बेस को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, उसके लिए रेंज उतनी ही रखी गई थी और जिस टाइप की टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे उनके पास थी। आफ्टर दैट धीरे धीरे अपग्रेड होते गए। तो उसमें रशिया ने बहुत सारे ऐसे वेपन बनाए, S-300 बनाया, S-400 बनाया और अभी S-500 भी मतलब बना चुके हैं रसिया, ट्रायल उनका जारी है। और S-400 की जो रेंज है एज कम्पेयर टू पिचौरा बहुत ज़्यादा सर, अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर है। अलग अलग टाइप की मिसाइलें इसमें रहती हैं और अलग अलग टाइप की इसकी रेंज रहती है। मैं वो रेंज एग्जैक्टली आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। और जो सिस्टम है सर, ये उनसे ज़्यादा एडवांस सिस्टम है, हाईली मोबाइल है। पिचौरा क्या कि मोबिलिटी में बहुत दिक्कत थी, उसको ज़्यादा आप मोबाइल कर नहीं पाओगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं पाओगे। बट पिचौरा वाज फॉर डिजाइन फॉर एयर बेस सर। और जो S-400 है, आप रिलोकेट होते रहिए, टारगेट को मारते रहिए, फिर विद इन 5 मिनट आप फिर से रिलोकेट हो जाइए, तो आपको दुश्मन को आपकी रेंज और आपका एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने में बड़ी दिक्कत रहती है सर। तो सबसे बड़ी है जो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन ने खुद कहा था कि S-400 के बारे में बोला था कि उसको ढूंढना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत जल्दी रिलोकेट हो जाता है या मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और इसका आप लोगों ने फायदा बहुत उठाया। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा फायदा उठाया। छत्रपति शिवाजी जी ने एक गुरिल्ला नीति अपनाई थी, तो उसमें छुपके वार किया जाता था। खैर हमने छुपके तो वार नहीं किया, सामने से वार किया। वो लोग भी रिलोकेट होते रहते थे और हम लोग भी रिलोकेट होते रहते हैं। तो भले सिंह जी, एक ना सवाल है हमारे मन में, दर्शकों का भी होगा, कि आप भी मूव कर रहे हैं तो पाकिस्तान की भी मिसाइल सिस्टम मूव कर रहा होगा, तो उसको आप लोग कैसे रिलोकेट किया, आप लोगों ने उनको डिस्ट्रॉय किया? सर जो हम लोगों ने, दो चीजें होती है सर, एक होती है डिफेंस, एक होता है ऑफेंस। ऑफेंस में हमें जाके अटैक करना पड़ता है। जैसे जो एयर स्ट्राइक हुई थी, हमारे एयरक्राफ्ट गए, उनके टेररिस्ट कैंप को हमने उड़ा दिया, दैट वाज ऑफेंस सर। डिफेंस में अब उन लोगों ने एक्शन जो किया, जो रिवेंज लेना था उन लोगों को, वहां से एयरक्राफ्ट लॉन्च किया उन्होंने, मिसाइलें लॉन्च की। जो मिसाइल लॉन्च की थी दैट वाज टाइप ऑफ फतेह एंड साइन टाइप के, उनके पास कोऑर्डिनेट थे, हमारे कोऑर्डिनेट मिला उनको ड्रोन से और रियल टाइम इंटेलिजेंस से, जो चाइनीज सैटेलाइट होते उनसे उनको कोऑर्डिनेट मिल गए थे, लोकेशन हमारी उनको मिली थी। उस बेस पर उन लोगों ने अपनी मिसाइलें, जो स्ट्रेटेजिक वेपन रहते हैं, उनको लॉन्च किया एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट के साथ। उन मिसाइलों को हम लोगों ने एयर में ही नष्ट कर दिया था। हवा में ही आपने मार गिराया? हवा में उन्होंने मार दिया था उनको। पहले हमने उनके 9 टारगेट को ध्वस्त किया था, जब उन्होंने रिटेलिएट किया तो हमने हवा में ही उनको मार गिराया सारा। और इसका सबसे बड़ा श्रेय S-400 की पूरी टीम को जाता है। मैं तो पूरी टीम को जाता सर। इसके अलावा एडी सिस्टम में जो अन्य सिस्टम है, जैसे आकाश मिसाइल है सर, इवन पिचौरा मिसाइल है, MRSAM है, स्पाइडर है, आर्मी की एडी गन भी है, ब्रह्मोस भी है, सब ने मिलके जो टारगेट जिस सिस्टम को मिला, सब ने उसको मिलके उसको मारा सर। और टोटली इट इज कॉल्ड डिफेंस। यस सर। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि ये सारे सिस्टम वाज पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम, जो एज एन इंटीग्रेटेड वो थ्रेट आइडेंटिफाई करती थी और एज अ सिंगल यूनिट उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स को
कमांड देती थी अपने अपने एरिया में उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो उसी के बेसिस पे आपकी यूनिट को जो कमांड मिलता था, आप उस यूनिट के ज्यूरिसडिक्शन में जो टारगेट आता था उसको आप डिस्ट्रॉय करते थे। तो बेसिकली श्रेय जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दी एडी सिस्टम इनटू वन प्लेटफॉर्म, जो इंडिया ने कर दिखाया, और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा इस ऑपरेशन सिंदूर में, विच हम सब जानते हैं ओपन डोमेन में भी है। जी बिल्कुल सर। जो भी सिस्टम है जो काम करता है, कंट्रोल के सारे काम करता है। फॉर एग्जांपल एक टारगेट आता है, सब अपना अलग अलग यूनिट, सब अपना अपना सिस्टम अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर ऐसे काम करते रहे तो एक ही टारगेट पर हर सिस्टम मिसाइल फायर करेगा, तो आपके 10 से 12 मिसाइलें ऐसे वेस्ट हो जाएगी। एक टारगेट एक ही मरेगा आपका, बट मिसाइल आपकी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। कोई भी काम जब करते तो आपस में जब तक सिंक नहीं रहेगा तब तक काम नहीं बनता। उसके लिए जो हमारे जो सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर कंट्रोल डिफेंस जो सिस्टम रहता है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो रहता है, उसमें क्या रहता है कि जैसे ही कोई टारगेट आपको मिलता है सर, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के रेडार होते हैं, सैटेलाइट रहते हैं, सारा इनपुट उनके पास रहता है। बेस अपॉन दैट किस यूनिट को कैसा टारगेट देना है, उनके पास पूरा डाटा ये रहता है कि किस टाइप का टारगेट आ रहा है, हाई स्पीड का टारगेट आ रहा है या कम स्पीड से आ रहा है, या ड्रोन है, एयरक्राफ्ट है, किस टाइप के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, चॉपर आ रहा है या फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहा है। बेस अपॉन दैट, और किस किस टाइप का जो लोकेशन आईडी सिस्टम का कहाँ कहाँ पे लोकेशन है, किसके लिए वो बेस्ट सूटेबल रहेगा, किसके पास कितनी मिसाइलें बची हुई है, ऑल जितना जो जिस्ट रहता है सर, वो निकाल के एक सिस्टम को टारगेट अलॉट किया जाता है। मैन रहेगा, उसके बाद अगर वो आप हिट नहीं कर पाती, कुछ ऐसा हो जाता है कि लास्ट टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, तो स्टैंड बाय टीम को भी रखा जाता है। जी सर। उसके बाद जैसे ही उन यूनिट को टारगेट दिया जाता है, वो यूनिट फिर एक्टिवेट होती है, उसको अपने रडार पे लेती है और लॉक करती है और टारगेट को हिट करती है सर। एक सवाल है, क्या कभी ऐसा होता है आपने किसी टारगेट को लॉक कर दिया और वो टारगेट बच गया हो? जैसे ही टारगेट आता है, टारगेट को लॉक किया जाता है, जैसे तो मोस्ट प्रोबेबली जो सिस्टम है, जैसे कि उनका मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम को नहीं पता चलेगा कि आप लॉक हो गए हो। जी सर, मिसाइल सिस्टम को नहीं पता चलेगा, दुश्मन के मिसाइल सिस्टम को नहीं पता होगा कि वो लॉक हो गया है, और हमने उसको लॉक करके उसके ऊपर फायर कर दिया। ये सर फायर, उसमें सपोज करो सर उनका कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, अगर उसको हमने लॉक कर दिया, टारगेट हमारे पास आ गया, उसको लॉक कर दिया, तो उसके पास इतना अच्छा सिस्टम नहीं है कि वो उससे डोज कर जाए। अच्छा, मतलब पाकिस्तान के पास इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, हम उससे काफ़ी एडवांस है, इसके कारण हमने उनको 100% मार दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। एयरक्राफ्ट आता सर, अगर एयरक्राफ्ट को आप लॉक करते हो तो एयरक्राफ्ट को पता चल जाता कि आप लॉक हो चुके हो। एयरक्राफ्ट कोशिश करता, पायलट जो होता है उसके बाद पायलट की स्किल के ऊपर है कि वो कैसे आपसे बचना चाहता है। जो जब सेम सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च होती है तब भी पायलट को इंडिकेशन मिल जाता है कि सेम लॉन्च हो गई है नीचे से। उसके बाद वो आपको एयरक्राफ्ट को बहुत मैन्यूवर करने की कोशिश, वर्टिकल फ्लाइंग करता है, वर्टिकल फ्लाइंग करता है, उल्टा नीचे आग पीछे से जो चैफ बोलते हैं, जिसको सेफ बोलते हैं, उसको भी छोड़ता है, बचने की पूरी कोशिश करता है। डमी जो फायर होता है, डमी जो फायर होता है, बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर स्किल अच्छी है तो वो पायलट बच सकता है, अदरवाइज पायलट का मरना निश्चित रहता है विद एयरक्राफ्ट। या इजेक्ट कर सकता है, इजेक्ट करने की कोशिश जी सर, बिल्कुल इजेक्ट कर सकता है, जैसे ही लोकन होता है तब भी इजेक्ट कर सकता है। ओके जी सर। तो बिफोर एंटरिंग ऑफ सिंदूर, उससे पहले आपने अपने सैम सिस्टम, जो पिचौरा सिस्टम के साथ आपने बालाकोट भी लड़ाई करी है। बालाकोट का जो हमारा स्ट्रगल था इंडिया का, वो भी आपने देखा है। तो आपने सैम के साथ बालाकोट देखा एंड S-400 के साथ सिंदूर देखा। आप अपना बालाकोट का एक्सपीरियंस बताइए सर। थोड़ा मैं डिटेल में बताना चाहूँगा उसके बारे में। जिस टाइम पे ये घटना हुआ था सर, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का जो घटना हुआ था, जिसमें हमारे CRPF की जो गाड़ियाँ जा रही थी, उसमें एक एक्सप्लोजिव वाली गाड़ी आती है एंड वी लॉस्ट मोर देन आई थिंक 36 ब्रेव सोल्जर। यस सर। उसके बाद ऑलरेडी प्रेशर सरकार पे भी था। अब सरकार जब तक आदेश नहीं देगी तब तक आर्मी, एयरफोर्स या नेवी कुछ नहीं कर सकती। तो इस बार जवाब देने का समय आ चुका था, क्योंकि ऑलरेडी पठानकोट हो चुका था। उसके बाद सरकार को भी लगा कि पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला, जब तक इनके घर में नहीं घुसोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और उससे पहले हम लोग 2016 में उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक ग्राउंड से कर चुके थे। तो वो
कॉन्फिडेंस भी सरकार के पास ही, या मैं कहूँगा कि टॉप सेना के पास इतना था कि हम लोग घर में घुस के मार सकते हैं। तो इस बार का जो कैसा रहेगा, इस बार का ग्राउंड से जाना है, बाय सी जाना है या बाय एयर जाना था, तो वो सब ऑप्शन डिस्कस किए गए। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन निकला था वो एयर स्ट्राइक का निकला था। और हमने भी नहीं सोचा था कि एयर स्ट्राइक करने का मौका मतलब एयरफोर्स को मिलेगा, या फिर उसके बाद हम लोग भी डिप्लॉयड रहेंगे। हम लोगों को लाइव मिसाइल इतने दिनों तक, अप्रोक्सीमेट 3 से 4 महीने तक हम लोग डिप्लॉयड थे सर उस चीज़ के लिए। तो सिचुएशन ऐसी थी, आई वॉज फेसिंग माई पर्सनल प्रॉब्लम एज वेल। द डे स्ट्राइक हुआ था, माई फादर वॉज एडमिटेड इन मिलिट्री हॉस्पिटल। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था सर कि मैं बड़ा परेशान था। और जब ये प्लानिंग चल रहा था तो क्लियर कट मैसेज वाज देयर कि कोई अपना फ़ोन ऑफिस में नहीं लेके आएगा। वो वैसे भी अलाउड नहीं होता है, स्मार्टफोन लिमिटेड फ़ोन ही अलाउड होता है एयरफोर्स के। सर अपने जो व्यूअर्स उनको बता देता हूँ कि जो स्मार्टफोन आपके लिए जो ड्यूटी करते हैं, चाहे डोमेस्टिक एरिया में हो या टेक्निकल एरिया में, स्मार्टफोन अलाउड नहीं होता। बेसिक फ़ोन जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं सर, वो अलाउड होते हैं। उस टाइम पर बेसिक फ़ोन भी अलाउड नहीं था। टू मेंटेन द सीक्रेसी एंड ये बिकॉज आप एक स्ट्रेटेजिक वेपन के साथ डील कर रहे हैं और एनी लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन तो उसमें बेसिक फोन भी अलाउड नहीं थे। एंड एवरीबॉडी वाज सो मच चार्ज्ड कि जिस दिन ये घटना हुआ था सर, हालांकि बैक ऑफ माइंड मेरे चल रहा था कि मेरे फादर साहब एडमिट हैं कि क्या होगा। तो वो डेंजरस इलनेस लिस्ट में थे उस टाइम पे, मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट थे। बट जब हम लोगों को रिकॉल हुए रात को 10 बजे अप्रोक्सीमेट, हम लोगों के पास कॉल आया कि आपको रिकॉल होना है, ऑफिस में आना है सबको। और जैसे ही गए, उसके बाद लाइव मिसाइल के लिए जैसे हमें बोला, तब हमारे दिमाग में आने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। लाइव मिसाइल का मतलब क्या होता है? लाइव मिसाइल का मतलब जो मिसाइल का वार हेड होता है उसके अंदर एक्सप्लोजिव रहता है। जो एग्जैक्टली जो मिसाइल होती है उसको फायर करने से दुश्मन को जो नुकसान हो जाए वार हेड के फटने से, दैट इज द लाइव मिसाइल सर। मींस उसको हम ओपन फॉर फायरिंग। यस सर, जो फायर करने के लिए जो मिसाइल रहती है दैट इज अ लाइव मिसाइल। तो मतलब जनरल टाइम में हम उसे स्टोरेज में रखते हैं, अगर उसको लाइव करना पड़ा इसका मतलब समथिंग बिग हैज टू बी हैपन। अगर हम लोग लाइव मिसाइल को लोड करते हैं जी, तो इसका मतलब ये है कि वार होने वाला है, टारगेट हमें मिलने वाला है और हमें मिसाइल को फायर करना है। आपको पता नहीं होता है कहाँ मारना है पहले? जी नहीं सर, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता कि कहाँ मारना है, जैसा टारगेट मिलेगा। एट दैट टाइम पिक्चर ऑफ मिसाइल सिस्टम था सर। हाँ जी। और उसका रेंज कम था, तो बेसिक हमें ये पता था कि वी आर हियर फॉर एयर डिफेंस, बेस डिफेंस को हमें बचाना है जी। तो उसके लिए था। तो किस टाइप में अटैक होगा, कैसे होगा, ये किसी को नहीं आइडिया था। एंड दैट नाइट जब ये एयर स्ट्राइक हुआ था, तो एयरक्राफ्ट लैंड होने स्टार्ट हो गए थे। तो उसके बाद हमें कुछ लगा कुछ हुआ, तब तक हमें नहीं पता था क्या हुआ है। तब तक भी नहीं पता था कि एयर स्ट्राइक हो चुकी है, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप उसको उड़ा दिए गए हैं। तब भी नहीं पता था। सुबह जो पहली इन्फॉर्मेशन आई थी, बट कुछ हमारे दिमाग में हो गया थी कुछ हुआ है, एयरक्राफ्ट लैंड हुए हैं इतने जल्दी, टेक ऑफ कहीं से हुए हैं, लैंड कहीं और कर रहे हैं। तो हम बैक ऑफ, और आप लोग मिसाइल लेके ऑन है कि कभी भी फायर कर सकते हैं? बिल्कुल सर, हम लोग फुल तैयार थे, सिर्फ एक बटन दबाने की जरूरत थी, इतने तैयार थे हम लोग, पूरी टीम हमारी पूरी तैयार थी। तो सुबह वहीं पाकिस्तान के न्यूज़ चैनलों के थ्रू जो उन लोगों ने ट्वीट करना स्टार्ट किया, वहीं से पता चला कि एयर स्ट्राइक हुई है। मैं सबको बता देना चाहता हूँ इसके द्वारा कि कोई भी ऑपरेशन हो, खासकर एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन बालाकोट या ऑपरेशन सिंदूर, उसमें सीक्रेसी सबसे ज़्यादा मेंटेन की गई थी। और इस तरीके की मेंटेन की गई थी कि जो ऑपरेटर जो उस सिस्टम पे काम कर रहे हैं उनको भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। आपको लास्ट मोमेंट तक नहीं पता था कि कहाँ फायर करना है या कुछ बड़ा होने वाला है, केवल आप तैयारी करके बैठे थे? जी सर, ये जो भी ऑपरेशन होते हैं, 2 ऑपरेशन जो मैंने बहुत कम समय में देखे हैं और जिसमें एयरफोर्स फुल इन्वॉल्व थी, उसकी सीक्रेसी इसी टाइप से थी। ऑपरेटर को भी नहीं पता होता था कि क्या होने वाला है, एयर स्ट्राइक कहाँ पे होने वाली है, क्या करना है। बस हमें एक ही आदेश था, आपको तैयार रहना है, लाइव मिसाइल के साथ तैयार रहना है, और बस इतना तैयार रहना है कि आपको एक जो कमांडर है वो एक बटन दबाएगा और मिसाइल फायर हो जाएगी। उस लेवल की तैयारी आपको करनी है बिना किसी को बताए, इस सीक्रेसी को मेंटेन करते हुए। क्योंकि भले सिंह जी क्या हुआ है, पास्ट में हम इसको काफ़ी सफ़र कर चुके हैं। लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन दी इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर देती है। हम किसी एक तैयारी के साथ कुछ काम आगे लेके बढ़ रहे हैं, सडनली कुछ लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो फ्लैट पड़ जाता है। जी सर।
तो एयरफोर्स हैज़ अडॉप्टेड अ नीड टू नो बेसिस इंफॉर्मेशन, जिसको जो काम ज़रूरी है उसको उतना ही बताया जाए। तो ये एक प्रिंसिपल एयरफोर्स ने अडॉप्ट किया एंड इसको इतनी अच्छी तरह से निभाया गया, बिकॉज जिस ऑपरेशंस की हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं उन दोनों में लकीली मैं भी पार्ट में था। तो वी फेल्ट सो प्राउड इन दैट कि हाँ, हमें वही पता होना चाहिए जो मुझे करना है, क्योंकि ना चाहते हुए भी मैं किसी क्लोज फ्रेंड, अपनी फैमिली को भी कुछ हिंट्स दे सकता हूँ जो दुश्मन को बहुत ज़्यादा इनपुट दे सकता है। Correct. तो ये स्ट्रैटेजी एयरफोर्स को इतनी काम आई है एंड ये बालाकोट में जब ये यूज़ हुआ था, उस सक्सेस के बाद से सिंदूर में तो इट वाज यूज ब्लैंटेडली एंड फ्लैटली एंड इट पेड ह्यूज डिविडेंड्स टू अस। तो जैसा आप बता रहे हैं कि आपको भी नहीं पता था क्या काम होने वाला है, और उन जहाज़ों को भी नहीं पता था कि उनमें से किनको कमांड दिया जाएगा, किसको बॉम्ब ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि मुझे भी कुछ पायलट से इंटरेक्शन का मौका मिला। तो जिन्होंने गिराया भी उनको भी लास्ट मोमेंट तक नहीं पता था कि उन्हीं को कमांड दिया जाएगा एयर में कि नाउ यू गो अहेड। वो भी नॉर्मल सबके टीम के साथ में थे, उनमें से एक को चुना गया, एक को, दो को, चार को, जिनको भी चुना गया, आउट ऑफ दैट हर्ड सिर्फ उनको ही पता था कि उनको करके आना है, तो वो करके आए। और वो भी लास्ट मोमेंट में होता है, पहले से नहीं पता होता। बिल्कुल नहीं, एयर में ही उनको डायरेक्ट कमांड दिया गया था कि ABKNF आप जाइए, तो वो जा करके करके आए। प्रैक्टिस सबने की थी एंड उनको भी लास्ट मोमेंट ही बता गया था कि ये टारगेट है। तो जब हम लाइव मिशंस में और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की इतनी अहमियत रखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को थोड़ा आगे ले जाने से पहले ऑडियंस को एक ये कॉशन दे कि अभी ही नहीं, आने वाले फ्यूचर में भी हम ऐसे ऑपरेशंस करते रहेंगे, और करना ना पड़े फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन अगर करना पड़े तो हम और तीव्रता से और डेंजरसली करेंगे। और ऑडियंस और जो हमारे देश के आम नागरिक है, इसमें हमें कैसे पार्टिसिपेट, मिनिमम तरीके से कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे सर आपने पूछा कि नीड टू नो, जितना आपको जरूरत है उतना ही जानना चाहिए। सपोज करो कि आई एम वर्किंग ऑन S-400 सिस्टम। अब एयरक्राफ्ट क्या करने वाले हैं, एयरक्राफ्ट कौन से वेपन लेके जाने वाले हैं, तो मुझे नहीं जानना चाहिए। अगर जितना आप जानोगे उतनी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लीकेज होने के चांसेस है। जितना आपको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें मत जानो। अगर मैं ज़्यादा इतना इंटरेस्ट दिखाने लगूँ कि कौन सा एयरक्राफ्ट फ्लाइंग करने वाला है, कौन सा एयरक्राफ्ट किस टाइप के वेपन ले जाने वाला है, या फिर मैं किसी से ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए किसी फ़ोन से डिस्कस करने लग जाऊँ, हो सकता है कि मेरे इंटेंशन गलत ना हो, या आपका फोन टैप हो जाए, इन्फॉर्मेशन बाहर कुछ भी हो सकता है सर। बिल्कुल 100% हो सकता है। चाहे में भी आप नहीं भी चाहते हैं, बातें बाहर निकल सकती है, इसलिए उसको सबको बताया नहीं जाता है, या जिसको जानना चाहिए वही जाने। बिल्कुल सर, कुछ चीज़ें एक्साइटमेंट में निकल जाती है, या आप बताना चाहते हो कि देखो मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, ये सब चीज़ें चांसेस होते हैं सर। और आम पब्लिक के लिए एक मैसेज, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था सर, कि हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, तो आम पब्लिक जब बड़े बड़े सिस्टम को देखती थी तो उनके अंदर एक्साइटमेंट हो जाता था, तो वे क्या स्टार्ट कर देती थी, उनको वीडियोग्राफी करना स्टार्ट कर देती थी। और उनका पर्पज गलत नहीं था, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिनका पर्पज गलत नहीं था, तो उनको सिर्फ ये कहते स्टोरी पे लगाना था, भारत माता की कहते आहुति में जयकारा देना था, तो उस अच्छे पर्पज के लिए वो लोग लगाना चाहते थे। बट उनको ये नहीं पता उनकी एक गलती, चाइना में बैठे जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो सर्वर है, ऑलरेडी सारे जो फ़ोन है वो चाइनीज फ़ोन है, मैक्सिमम का सर्वर चाइना में है, एंड चाइना इज़ द पार्टनर ऑफ पाकिस्तान, सबको पता है सर। तो एग्जैक्ट लोकेशन कि कौन सा सिस्टम कहाँ से कहाँ जा रहा है, रियल टाइम अगर आप देखोगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन आपके मिलने, उसको ट्रैक करने में मदद होती थी। तो हमने बहुत से ऐसे लोग, जब हम लोग रिलोकेट हो रहे थे या किसी ऐसी जगह से जा रहे थे, बहुत से ऐसे लोगों को पकड़ा था जो वीडियोग्राफी कर रहे थे। उसमें से एक या दो जो बंदे थे वो PIU एजेंट मिले हमें, इनको सिविल पुलिस को हैंडओवर किया गया था। कुछ बंदे ऐसे थे जो अपने शौक के लिए या रील के लिए या भारत माता की जयकारा लगाने के लिए वो शूट कर रहे थे। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी मिलिट्री का, एयरफोर्स का, किसी का भी कोई भी कॉन्वे मोमेंट होता है, कृपया वीडियोग्राफी ना कीजिए। ना चाहते भी आप दुश्मन की मदद कर रहे हैं, जाने अनजाने में भी आप दुश्मन की मदद कर सकते हैं, तो ऐसा काम ना करें। भारत माँ की मदद करना है तो अपने वीर जवानों के साथ, देश के साथ खड़े रहें। और वैसे ही एक वीर जवान है हमारे साथ हैं ऑपरेशन सिंदूर में, जिन्होंने एक बड़ा कारनामा किया। एक मैं बात करूं, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते हैं, 314 किलोमीटर पाकिस्तान में जैसे ही पेशावर से उड़ान भरी थी जहाज। जी सर बिल्कुल। और इन्होंने मार गिराया, आज हमारे साथ लाइव हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। ऑपरेशन बालाकोट से ऑपरेशन सिंदूर तक मिसाइल में आपने बड़ा शानदार काम किया।
लेकिन इंतज़ार था उस दिन का जिस दिन पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना मिसाइल सिस्टम में, लॉन्ग रेंज में 314 किलोमीटर। जो हमारे भारतीय वायुसेना के वायु चीफ हैं AP सिंह सर, उन्होंने बताया कि 314 किलोमीटर पाकिस्तान में घुस के जब उनका एयरक्राफ्ट टेकअप कर रहा था उसको मार गिराया, और मार गिराने वाले शख्स कोई और नहीं सार्जेंट भाले सिंह जी हैं। आप हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में हैं, आपका अभिनंदन है और हमें गर्व हो रहा है कि हम अपने पॉडकास्ट में आपको लेके आए हैं। और सबसे बड़ा रीज़न है कि आप 30 जून को रिटायर हो चुके हैं। देश को, पूरी हिंदुस्तान के एक एक जो बच्चे से लेके बूढ़े तक के सबको जानने का हक है कि वो शख्स जिन्होंने वो बटन दबाया था और पाकिस्तान के जहाज को पाकिस्तान में मार गिराया था। हमें आप पे गर्व है, उस दिन को हम लोग जानना, समझना और सुनना चाहेंगे। जैसे कि आपने बताया से 314 किलोमीटर के नाम पे एक रिकॉर्ड बना, तो बिल्कुल सर ऐसा ऑफिशियल एयरफोर्स ने पब्लिक डोमेन में डाला है। जैसे ही पब्लिक डोमेन में डाला तो हम लोगों ने भी इस चीज़ को, जो हमें पहले से पता था बट ड्यू टू सम रीज़न हम लोग उस चीज़ को पब्लिक डोमेन में ला नहीं पा रहे थे। जैसे एयरफोर्स ने उस चीज़ को पब्लिक डोमेन में लेके आए तो हमारी तरफ से भी स्टार्ट हो गया, हमने बताना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और जैसे कि आपने कहा था कि बटन दबाने वाला जो प्रक्रिया, बटन दबाने के लिए हमारे जो कमांडर होते हैं, बटन दबाने के लिए कमांडर होते हैं सर, हमारा काम है उनको बटन दबाने तक की जो प्रक्रियाएं हैं मिसाइल को कंप्लीट करके देना। उसके बाद बटन दबाना वो एक कमीशन अफसर रहता है, वो उनका काम है सर। तो आपका काम उससे पहले सारे प्रक्रिया को कंप्लीट करके उनको अपडेट करना और बटन जो भी डेजिग्नेटेड कमांडिंग अफसर होंगे वो दबाएंगे। जी, उससे पहले जितना भी काम होता है लाइक मिसाइल को लोड करके देना और सिस्टम को ऑपरेशन करके देना, पूरा सिस्टम सर्विसेबल रखना। भल्ले सिंह जी आपके यहाँ रोकेंगे, लोड करके देना इसका क्या मीनिंग कि आप उसमें उस समय लोड करते हैं, पहले से लोड होता है? सर जैसे ही कोई ऑपरेशन होता है, जैसे कोई रिक्वायरमेंट आती है, उस हिसाब से अगर हमें बता दिया जाता है कि ऑपरेशन में जाना है, मिसाइल फायर करनी है, तो उससे पहले हम लोग मिसाइल को लॉन्चर के ऊपर लोड करके रखते हैं। जी सर, उसके बाद लोडेड लॉन्चर ऑपरेशन में जाता है और उसके बाद अकेले आपको ऐसे लग रहा होगा कि सिर्फ बटन दबाने से ही लॉन्च हो जाता है। जी नहीं सर, सबको बता देना चाहता हूँ, उस प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके पहले उसको चेक किया जाता है कि सारे सिग्नल जो मिसाइल तक जाते हैं वो सही है या नहीं है, और जितने भी टाइप के चेक्स होते हैं, हाइड्रोलिक चेक हो या मिसाइल को कैसे काम करना है, उसको वर्टिकल लेके जाना है, उसको डाउन करना है, सारे सिस्टम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी प्रक्रिया है जो एक टेक्नीशियन एयरमैन जो काम करता है। और जब सारी चीज़ें पूरी हो जाती है, दुरुस्त हो जाती है, सारा सिस्टम जब सर्विसेबल होता है, तो उसके बाद आप उसको हैंड ओवर कर देते हो अपने कमांडर को फायरिंग के लिए। आप थे लॉन्चर में, जिस रात की ये बात है, आप लॉन्चर इंचार्ज थे और आपके ही लॉन्चर से जो मिसाइल लॉन्च हुई है और जिसने रिकॉर्ड बनाया है, क्या आपको जरा भी अंदाज़ा था कि आप जो काम करने वाले अगले सेकंड में इट विल टर्न आउट टू बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड? सर ये अंदाज़ा तो बिल्कुल नहीं था कि ये इतना बड़ा टारगेट हम मारने वाले हैं, इतनी दूर मारने वाले टारगेट, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी टारगेट पहले भी मार चुके थे जिसमें से एयरक्राफ्ट भी थे। बट स्पेसिफिक जो 314 किलोमीटर वाला है, ये इस सन आने वाला है, क्योंकि मैं उस घटना का थोड़ा बता देता हूँ आपको। उस रात जब ये सिस्टम काम कर रहा था, बहुत सारे फायर हमने किए थे, बहुत सारे टारगेट को हमने न्यूट्रलाइज किया था। जब हम लोगों को रिलोकेट होना था, रिलोकेट मीन्स वहां से फिर हट के दूसरी जगह जाना? यस सर, रिलोकेट का मतलब है कि जब आप फायर करते हो या आप अपना रेडार ऑन करते हो, उस समय आपको जो आपकी जो लोकेशन है वो एनिमी तक पहुंच जाती है, पाकिस्तान की रेंज में भी चली जाएगी आपकी। जी यस सर, आपकी जो लोकेशन है, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आपके वो जो कंट्री, जो एनिमी कंट्री रहती है, उनको पता चल जाते हैं। तो उससे खतरा ये रहता है कि जब तक एडी सिस्टम को न्यूट्रलाइज ना किया जा सके तब तक वो लोग फ्लाइंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले टारगेट उनका ये था कि S-400 को मारा जाए, S-400 की यूनिट को मारा जाए, और वो लोग काफ़ी प्रयास कर रहे थे। हम लोगों को ढूंढने के लिए ड्रोन भेज रहे थे, लोइटिंग म्यूनिशन था, और जैसे ही उनको कुछ कोऑर्डिनेट मिलते थे, या हमारे जैसे हमारा रडार ऑन होता था, उससे हमारे कुछ कोऑर्डिनेट उनको मिलते थे। रडार सिग्नेचर जिसको बोलते हैं। यस सर, जैसे रडार आप परमानेंट ऑन करके नहीं रखते? रडार सर कोई भी सिस्टम हो, जैसे कि अभी 1 या 2 दिन पहले भी एयरफोर्स ने कुछ ब्रीफ किया था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो उसमें ये बताया था कि टोटल हमने 6 रडार यूनिट पाकिस्तान की डिस्ट्रॉय की थी विद द हेल्प ऑफ
मिसाइल्स दैट वाज फायर्ड फ्रॉम एयरक्राफ्ट, ARM जिसको बोलते हैं, एंड लोइटरिंग म्यूनिशन। विद द हेल्प ऑफ दोज वेपन हम लोगों ने ख़त्म किए थे। वो और भी कर सकते थे, बट डर के मारे पाकिस्तान ने अपने रेडार यूनिट बंद कर लिए थे। जैसे ही वो आप रेडार ऑन करोगे तो आपकी लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हमें मिल रहे हैं वो पता चल जाता है। तो आपकी भी लोकेशन तो दुश्मन को पता चलती होगी। जी सर, इसीलिए रिलोकेट करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए जब भी आप कोई सिस्टम ऑपरेट करते हो तो ये सिस्टम इतना आसान नहीं है कि आप आइए सिस्टम को ऑपरेट कीजिए, ऑन कीजिए, फायर कीजिए और आराम से चलते रहिए। इतना आसान नहीं होता। मारने के साथ साथ आपको बचना भी पड़ता है, और ये जो प्रक्रिया रहता है बहुत कम समय के लिए होता है। और ये सिस्टम जैसे आपको रिलोकेट करना है तो इसमें बहुत ही कम समय लगता कितना है। टाइम आपको मिलता है रिलोकेट के लिए? 5 ही मिनट के अंदर हम लोग रिलोकेट हो जाते हैं सर। कितना डिस्टेंस हटना पड़ेगा जो ओरिजिनल पोजीशन से, एक आइडिया, ताकि हमारी सिक्योरिटी लूज भी ना हो? सर इसमें कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकता कि कितना किलोमीटर हमें जाना है, बट हम जिस नई लोकेशन पे जाएंगे वो एक ऐसी लोकेशन होगी जो पहले से हमने यूज नहीं की हो। यस सर, जो पहले से हमने यूज नहीं कर रखी हो, और हमें हाइड आउट करने के लिए, छुपने के लिए, हमारे इक्विपमेंट को छुपने के लिए। छुपना किससे है? छुपना है सैटेलाइट से। सैटेलाइट के जो घूमता रहता है, सैटेलाइट के जो एग्जैक्टली पिक्चर भेजता रहता है ग्राउंड की, उससे भी आपको छुपना है। तो उसके लिए कुछ ऐसी मतलब हाइड आउट होनी चाहिए हमारे पास। वो लोकेशन हमारे पास ऑलरेडी हो रहनी चाहिए, पहले से हम लोग खोज के रखते हैं। एक जगह से फायर करेंगे, उसके बाद हम लोग रिलोकेट होंगे। ओके। यस सर। और क्या नियर बाई आपके कोई गांव या घर भी नहीं होना चाहिए ताकि उनको भी नुकसान ना हो? इसका भी ध्यान रखते हैं? हर चीज़ का सर ध्यान रखा जाता है इसमें, क्योंकि जिस जगह पे आप अपना सिस्टम ऑपरेट करने वाले हो उसके बाद आपकी लोकेशन वहाँ चली जाएगी। शायद ऐसा हो सकता है कि आप तो 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर वहाँ से चले जाओ, बट वहाँ से जो वापस अटैक आने वाला हो, जो मिसाइल के रूप में भी आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है, वो अगर वहाँ पर अपने नॉर्मल पब्लिक के बीच में से आप लॉन्च करके चले गए तो जो वापस मिसाइल आएगी उस टाइम वो पब्लिक को हिट करेगी। तो आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि गलती से अगर कोई मिसाइल इंटरसेप्ट ना भी हो पाए, बिकॉज हम लोग रिलोकेट हो रहे हैं, वहाँ से हमने सिस्टम को हटा लिया है अपने, उस टाइम हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस समय हम लोग भी अपने किसी को मार नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग भी जाके दोबारा कॉम्बैट पोजीशन में आते नहीं है। इस दौरान कोई मिसाइल अगर लॉन्च हो जाती है और वो हाई स्पीड की है, प्लास्टिक एक क्रूज मिसाइल हो जिसको दूसरा सिस्टम इंटरसेप्ट ना कर पाए, एटलीस्ट वो खाली ग्राउंड में आके गिरे, ये सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कि कोई ऐसा डैमेज ना हो या इस जगह से ऑपरेट ना करें हम सिस्टम कि नॉर्मल पब्लिक को, जो आम पब्लिक को, उसको नुकसान हुए। तो फिर आते हैं उस रात की बात पे जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी। तो आप बता रहे थे कि रिलोकेट करना पड़ता है बड़ी फ्रिक्वेंटली, जब आपने कंटिन्यूसली फायर किया था और ये मिसाइल जो आपके लॉन्चर से निकली थी जिसने 314 किलोमीटर का रेंज हिट किया था, तो वहाँ से जब आपने ये किल किया था तो आपको ये टारगेट जब ट्रांसफ़र हुआ था या जब मिला था तो आपको पता था ये हाई वैल्यू टारगेट है ऐसा? सर जब ये सिस्टम हम लोग ऑपरेट कर रहे थे किसी एक लोकेशन से, उसके बाद हम लोगों को रिलोकेट होना था। ड्यूरिंग दैट टाइम वन ऑफ द लॉन्चर, उसके अंदर टेक्निकल माल फंक्शन हो गया। बिल्कुल नॉर्मल सा फॉल्ट था। वो फॉल्ट किसी एनिमी के हीटिंग से नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास कोई भी टारगेट मतलब एनिमी का कोई भी मिसाइल किसी भी फॉर्म में मिसाइल नहीं आया था हमारे पास जिसने मतलब हीट किया, बिल्कुल नहीं। मतलब वो जो फॉल्ट था वो एक टेक्निकल माल फंक्शन था, जो नॉर्मल जैसे कोई मशीन काम करती है उसमें कुछ फॉल्ट आ जाए, जिसको ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम लगे, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने उस फॉल्ट को बहुत जल्दी विदिन 15 मिनट में उस फॉल्ट को रेक्टिफाई किया, और उस समय फॉल्ट को रेक्टिफाई किया जब हम पे खतरा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आधी से ज़्यादा पूरी बाकी जितना भी इक्विपमेंट था हमारा वो वहाँ से रिलोकेट हो चुका था, नई पोजीशन में जाने के लिए वहाँ से उस लोकेशन से जा चुका था। तो उस समय हमारा जो रेडार सिस्टम या मिसाइल लॉन्चर सिस्टम ऑन भी नहीं था। अगर कोई अटैक हम पे होता है तो शायद अगर हैवी अमाउंट ऑफ अटैक होता तो शायद इंटरसेप्ट करना मतलब इतना इजी नहीं रहता हम लोगों के लिए, बट हम लोग तो उस समय फॉल्ट पे काम कर रहे थे। उस फॉल्ट को हमने रेक्टिफाई किया सक्सेसफुली 15 मिनट में। तो मेरी टीम थी उसने बहुत जल्दी ये काम किया। उसके बाद उस लॉन्चर को हमने रिलोकेट किया जिस पोजीशन पे पूरा सिस्टम गया हुआ था। उसके बाद हमें ये मौका मिला, ये जो कहते हैं ना कि ये हिस्ट्री हम लोगों के पास उसी समय आई। एज पर जब आप फायर करते हो किसी न किसी लॉन्चर से फायर करनी पड़ती है, जैसे बहुत सारे लॉन्चर रहते हैं, एक ना एक लॉन्चर को नंबरिंग मिलती है कि पहले किस लॉन्चर से होगा। फॉर दैट फायर वो लॉन्चर जिसके अंदर टेक्निकल माल फंक्शन हुआ था
वो फेवरेबल लॉन्चर बना था। और इतना कम समय था सर कि जैसे हम लोगों को बोला गया कि क्लियर द लॉन्चर, आप लॉन्चर से चले जाइए क्योंकि अभी टारगेट हम लोगों को मिल चुका है। तो जब हम लोग उस चीज़ को तैयार करके वापस जा रहे थे तो मुश्किल हार्डली 40 मीटर ही हम पहुंच पाए कि फर्स्ट मिसाइल लॉन्च हो गया। तो जो टीम मेंबर थे सब लोग ग्राउंड पे गिर गए थे क्योंकि जब लेट गए थे नीचे सेफ्टी के लिए। लेट गए थे अपनी सेफ्टी के लिए। जब मिसाइल फायर होती है उसके बाद आसपास का जितने भी मिट्टी है सब उड़ जाती है, फायर भी, आग भी रहती है उसके अंदर। उसके बाद वहाँ से उठे, सेफ डिस्टेंस पे हम लोग गए। उसके बाद वो सन आया जब वो टारगेट हमें मिला और वो जब लॉन्ग रेंज मिसाइल उस पर फायर की गई। उसके बाद जब ये मिसाइल हमारे लिए नॉर्मल चीज़ था कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल फायर की कोई टारगेट होगा, बट जब ये टारगेट हिट हुआ, जब नॉर्मल कंडीशन आई, जब उस समय तो सब कॉम्बैट में था, नॉर्मल कंडीशन आई, तब हमें एक हिंट मिला था कि कोई बड़ा टारगेट हमने मारा, वो काफ़ी बड़ा टारगेट है। उसके बाद उस टारगेट को वेरीफाई करते करते थोड़ा टाइम लगा। वेरीफाई करने के बहुत सारे तरीके थे सर। रडार की स्क्रीन कैसी, रडार की स्क्रीन पे क्या था। हम पिक्चर भी लेते हैं उसकी रडार से? नहीं सर, उसका मतलब पिक्चर तो एग्जैक्ट हम लोग नहीं लेते, सैटेलाइट से सेट उसका बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस मिलता है हमें वहाँ से, पाकिस्तान से। रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलता है सैटेलाइट से। यस सर। उसके अलावा आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो रहते हैं, जो टारगेट था उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ज़्यादा थे। वो पहले आप ये बताइए टारगेट क्या था। अब आप तो खुलेआम बोल सकते हैं। जी। क्या हाई वैल्यू टारगेट जो आपने पाकिस्तान का गिराया, आपने वो क्या था? पाकिस्तान के एक बड़े रक्षा तंत्र को खत्म कर दिया था। सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हाई वैल्यू टारगेट जो था उसको अवाक्स सिस्टम बोलते हैं। लेमन लैंग्वेज में चलता फिरता एक रेडार रहता है। एक एयरक्राफ्ट रहता है सर, बड़ा एयरक्राफ्ट रहता है, उसके ऊपर रेडार लगा रहता है। तो वो क्या करता है, जब आप एयरक्राफ्ट हवा में रहता है तो जो उसके अंदर रेडार रहता है, उसके ऊपर जो रेडार रहता है, वो आपको इनपुट सपोज कीजिए एक अच्छी खासी हाइट पर आपने रेडार लगा दिया तो उसका जो रेडार का जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरे तरीके से ये कह सकते हो कि एयरबॉर्न ATC था जो आपको एयरक्राफ्ट को मतलब गाइड भी करता है। जब एक हाइट पे चला जाएगा तो उसका रेंज ये हो सकता है कि दिल्ली के पार भी जो रेडार मुश्किल से सिरसा तक, पाकिस्तान सिरसा तक देख रहा है, वही रेडार उनका जो सिस्टम है वो दिल्ली, भोपाल, मुंबई तक देखने लग जाए। तो उससे क्या है, पीछे से भी कोई टारगेट एयरफोर्स के आ रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स के आ रहे हैं, उनको भी बता सकता है। इसके अलावा उनके फाइटर एयरक्राफ्ट को बड़ी आसानी से वो गाइड कर सकता था। तो जैसे रडार की लिमिटेशन होती है, ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, कि वो लाइन ऑफ साइट में या तो देखेगा या सर्टेन क्रॉस करके देख सकता है, बट उसकी फिर भी एक ज्योग्राफिकल एंड रेंज लिमिटेशन होती है। उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम रडार्स को पहाड़ों पे लगाते हैं तो उसकी रेंज और बढ़ जाती है। लेकिन अवैक्स वो सिस्टम है कि उसी रडार को हम जहाज के ऊपर माउंट करके उसको हवा में एयरबॉर्न करा देते हैं, तो वो लिमिटलेस हो गया। और रडार की जो रेंज है, मैक्सिमम रेंज, वहां तक वो डिटेक्शन एंड इनपुट दे सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर होता है किसी भी कंट्री के लिए। हमारे पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है। और इतनी बड़ी हाई वैल्यू एसेट्स को मार गिराना किसी कंट्री को लंगड़ा कर देने के बराबर होता है। बिल्कुल सर, जैसे बताया कि नॉट ओनली एल्टीट्यूड, डिस्टेंस आल्सो, क्योंकि वो एक जगह रहता नहीं है, वो पूरी फ्लाइंग करता रहता है, एक एरिया से दूसरी जगह फ्लाइंग करता रहता है। तो जैसे जिस जगह जाएगा तो उसके हिसाब से उसका रेंज और बढ़ता जाएगा। अगर साउथ पाकिस्तान में है तो साउथ इंडिया की तरफ से जो भी टारगेट आ रहा है उनको भी ट्रैक कर सकता है। और जैसे जैसे आगे ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो हरियाणा, पंजाब, जितने भी एयरबेस है सबको वो कवर करता है। तो उसको मारना जरूरी इसलिए था, अगर उसको मार दिया तो फाइटर एयरक्राफ्ट को गाइडेंस करने वाला जो सिस्टम था वो काम नहीं कर पाएगा सर। तो टोटल सिस्टम उनका एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय हो गया। यस सर। उससे आपको मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो ने किसी कमर तोड़ना। जी, वो एयरफोर्स ने S-400 ने जैसे ही अवॉक्स को मारा तो उनकी कमर टूट गई थी। उसके बाद जो कमर टूटी उसके कारण वो लोग सीज फायर के लिए मजबूर हुए सर। मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, इस अवॉक्स के अलावा जो S-400 ने एयर में मारा था, हवा में मारा था, उसके अलावा एयरफोर्स ने भालेरी एयरबेस में एक अवॉक्स को जो हैंगर में खड़ा था विद F-16, उसको भी ग्राउंड टारगेट को हिट किया था। पाकिस्तान के पास टोटल इस प्रकार के 6 अवॉक्स थे, जो रिपोर्ट है हमारे पास पूरी एयरफोर्स के पास, या जो पब्लिक डोमेन में है, उसमें से 2 अवॉक्स इसी ऑपरेशन के दौरान डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। और एक और जानकारी मिली थी कि F-16 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में पीछे छुपा लिया था। उनको पता था कि S-400 मार गिराएगा इसको।
बिल्कुल सर। जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा था, जैसे हम लोग तैयारी कर रहे थे, ऐसे ही तैयारी पाकिस्तान कर रहा था। तैयारी क्यों कर रहा था? क्योंकि उनको पता था कि इंडिया की तरफ से अटैक आने वाला है। जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी। जितने भी टेररिस्ट अटैक इंडिया में होते हैं, विदाउट पाकिस्तानी आर्मी के स्पॉन्सर के या उनकी हेल्प से कुछ नहीं होता था। तो जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुई थी, एयर स्ट्राइक 2019 में हुई थी, उन बेस पे पाकिस्तान को भी पता था कि इंडिया हमला करने वाला है। तो हमला एयर स्ट्राइक के रूप में हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 2019 में ये हमला एयर स्ट्राइक के रूप में हो चुका था। S-400 नाम की जैसी चीज़ है, जो सिस्टम है, उनकी खासियत ये है, उसके पास एक जो रेडार है, उसका जो रेंज है सर, डिटेक्शन रेंज, जो बहुत ज़्यादा है। वो इतना ज़्यादा है कि आपको पूरा पाकिस्तान अप टू अफगानिस्तान, अगर पंजाब सेक्टर देखो, हरियाणा सेक्टर देखो, यहाँ से अगर आप कवर करना चाहो तो पूरा पाकिस्तान को वो कवर कर लेगा। थोड़ा बहुत हिस्सा रह जाता है, वो बलूचिस्तान वाला हिस्सा रह जाता है, क्योंकि एरिया वाइज पाकिस्तान वो जो हिस्सा, वो बहुत लंबा हिस्सा है। उन लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से अपने जहाज को सुरक्षा से बचाने के लिए हमारे F-16 को बलूचिस्तान के S-400 से बचाने के रेंज से बाहर कर दिया था। रेंज से बाहर कर दिया था। उसके बाद जैसे ही वो लोग, जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, जब उनके पास ऑप्शन ज़्यादा रहा नहीं, तब F-16 को जैसे ही ऑपरेशन में ले गए, तब हमने उसको टारगेट को हवा में मार गिराया था। दर्शकों, जिन लोगों को लगता था कि F-16 को हमने 1-2 को मार गिराया, गिनती लंबी है, लिस्ट लंबी है, और उसके साक्षात जो गवाह हैं जिन्होंने F-16 को मार गिराया था, हमारे बीच ही है। तो फिर भले सिंह जी, उस रात की बात आते हैं, कैसा प्रेशर था उस पूरे ड्यूरेशन में? क्योंकि आपको भी नहीं पता था आपको क्या टारगेट मिलेगा, ना आपकी टीम को पता था, बट वो माहौल कैसा था? सर, जितने भी अटैक हुए थे, अगर टोटली बात करूं तो 6 की शाम से हम लोगों ने तैयारी कर दी थी। 7 से जो ऑफिशियल डेट थी इस बार की, जो फर्स्ट स्ट्राइक हुआ था, वो 7 तारीख में हुआ था, क्योंकि रात को हुआ था, डेट चेंज हो गई थी। से लेकर 10 तारीख के 3:30 या 4:30 बजे, जब तक ये सीज फायर नहीं होता, तब तक हर समय खतरा था। खतरा मरने का नहीं था, खतरा था कि जितना आप अगर हम लोग कुछ डैमेज, इक्विपमेंट को डैमेज हो गया तो हमें दिक्कत हो सकती है कि उन्हें और टारगेट हम लोग नहीं मार पाएंगे। खतरा है, बस सिर्फ इक्विपमेंट का खतरा था कि हमें सिर्फ इक्विपमेंट को बचाना है। अपनी जान प्रायोरिटी पर नहीं थी, वो किसी सैनिक के लिए नहीं थी। और पर्टिकुलर उस नाइट की बात जब कर रहे हैं, तो हर समय जब भी कुछ अटैक का जो वेव आता था पाकिस्तान को, तो थोड़ा बहुत आइडिया इंटेलिजेंस हमें देती थी। जो हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है सर, वो इंटेलिजेंस है, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और वो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऊपर से आती थी, और जब हमारे कमांडर को दी जाती थी, फिर कमांडर हमें ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ करते थे, तब बताते थे कि इस समय के बाद बहुत बड़ा अटैक आने वाला है, आपको तैयार रहना है। तब तक थोड़ा बहुत आप रिलैक्स कर सकते हो। रिलैक्स इन द सेंस ऑफ, अगर किसी को नींद लेनी है, थोड़ा नींद ले लो, थोड़ा रेस्ट करना तो रेस्ट कर लो। उससे पहले जब बताया गया था कि आज की रात आखिरी रात भी हो सकती है हमारे लिए, और उनके लिए भी आखिरी रात हो सकती है, और आज की रात जो कुछ हो गया वो हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत 2 वेव के 2 फ्लो में पाकिस्तान की तरफ से अटैक आने वाला है। अगर आज की रात सर्वाइव हो गए और उनको हमने डैमेज ज़्यादा कर दिया, तो ये वार खत्म हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो जब उस रात थे, तो ये पूरी इंटेलिजेंस पहले से थी, ये पूरी इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस पहले से थी सर, कि आज की रात बहुत बड़ा अटैक। हमारी रॉ की, अगर चाहे हमारी संस्था की पकड़ उनके जड़ों तक है, उन क्या हो रहा है, चाहे राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से, ये जानकारी हमें बहुत डेप्थ तक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जितना भी इंट हमें मिला था, अटैक भी उसी फॉर्म में हुआ था। मैं ये कह सकता हूँ कि जो चीज़ें 4 बंदे डिस्कस कर रहे हैं आपस में, टॉप मिलिट्री कमांडर उनके डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज़ें बाहर आ रही, मतलब बड़े लेवल पर उनके यहाँ पर बड़े लेवल पर गद्दार बैठे हैं, जो कुछ चंद पैसों के लिए शायद इन्फॉर्मेशन बेच रहे होंगे, या हमारे पास ऐसा सिस्टम है जो उनको ब्रीच किया जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में भी हो या किसी भी फॉर्म में हो। जो उस रात एक दूसरे को मोटिवेट करते हो हम लोग कि आज की रात अच्छे से काम करना है, और आज की रात अपना दिमाग खुला रखना है, बिल्कुल ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी है जिससे सिस्टम को नुकसान हो, या कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिएक्ट करना है। और जितने भी मेरे साथ काम कर रहे थे, मेरे सबऑर्डिनेट जो मेरे जूनियर थे, सब थोड़े भावुक थे कि शायद कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोग फिर कभी ना मिले जीवन में, कि कुछ अटैक होता है, अगर कोई शहीद हो जाता है या वीरगति प्राप्त हो जाता है, तो सब एक दूसरे गले मिले। तो सब ने प्रण दिया था कि आज अच्छे से काम करेंगे, और इस रात को जब तक ये वार खत्म नहीं हो जाता, तब तक दुश्मन की कमर हमें तोड़नी है। तो वो एक थोड़ा सा भावुक क्षण था, सबके लिए क्षण था, और उस मुश्किल हालत को भी हम लोगों ने सर पार किया, और अंत जो निकला
कहते समुद्र मंथन के बाद जो विष और जो अमृत निकला, वो जो अमृत निकला वो हमने चखा। एक ना और सवाल है जो जानकारी में है कि आप मिसाइल के अंदर भी कुछ इंटर किए थे जो बड़ा डेंजरस था, लाइफ थ्रेटनिंग था उस रात को। सर जब ये ऑपरेशन चल रहा था, जब मिसाइलें फायर हो रही थी, जब कॉम्बैट जोन में थे, जिसको रेडीनेस पोजीशन बोलते हैं, रेडीनेस 1 बोलते हैं, उस टाइम पे कुछ एक लॉन्चर में फिर से इशू हुआ था। लॉन्चर वाज नॉट गेटिंग प्रिपेयर, जो नॉर्मल सी बात है, चलता ही रहता है। तो उसके बाद वो सब चीज़ें भगवान क्या करता है, ये सब चीज़ें इसलिए करवाता है आपके स्किल को चेक करने के लिए। नॉर्मल टाइम पे तो आप आराम से काम कर सकते हो, ऐसे टाइम में आप कैसे काम करते हो, बिकॉज आप इतने सालों से काम कर रहे हो, इतनी ट्रेनिंग आप करते हो, किस लिए करते हो। जब रियल टाइम में ऐसी मतलब कंडीशन आती है तो आपको कैसे काम करना है, तो वो एक मौका देता है। जैसे कि एक मैच चल रहा है सर, नॉर्मल मैच खत्म हो गया, आप जीत गए, कुछ नहीं, बट जब बहुत ड्रामेटिक होता है, बिल्कुल लास्ट बॉल पे छक्का चौका, इंडिया और पाकिस्तान का 2022 का T20 वर्ल्ड कप का जो विराट कोहली ने किया था, आसान टारगेट था वो, बट इस टाइप से बन गया कि वो हिस्ट्री बन गई। ऐसे ही यहाँ पे हुआ था कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम आते रहे और हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते रहे। ड्यूरिंग दैट टाइम पे जब मैं अपने कुछ प्रॉब्लम हुआ, मैंने लॉन्चर को अप्रोच किया, बट ऐसी कंडीशन था कि लॉन्चर उस समय साइड वाले लॉन्चर से मिसाइलें फायर हो रही थी। जब मैं उस सिस्टम को चेक करने लगा, उसमें ऐसा हुआ था सर कि एक साउंड आया था। मुझे लगा कि मिसाइल साइड वाले लॉन्चर से, जो लॉन्चर पास में था, एक दूसरा लॉन्चर, उससे मिसाइल फायर हो चुकी है। तो मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए मैं लॉन्चर के नीचे छलांग लगा दी, उनके लेट गया था। थोड़ी देर बाद में देखो कोई साउंड ऐसा नहीं आया। अंदर आप इंटर किए थे लॉन्चर में? लॉन्चर की गाड़ी के नीचे मैंने एंटर कर गया था। बहुत रिस्की है, तो बहुत रिस्की काम था सर, और उसमें लाइफ भी बचानी थी। आपको इक्विपमेंट के साथ साथ ह्यूमन लाइफ बचाना इसलिए जरूरी है। अगर आप ह्यूमन लाइफ चली गई तो आप इक्विपमेंट को ऑपरेट करने वाला कोई बंदा नहीं बचेगा। तो दोनों है सर, दोनों की लाइफ बचानी जरूरी थी, इक्विपमेंट की लाइफ और ह्यूमन की लाइफ। आफ्टर दैट मैं बाहर निकला, उसके देखा कि ये आवाज़ कहीं ऐसी नॉर्मल आवाज़ थी, कहीं से आई थी। तो उसके बाद फिर से उसको ऑपरेट करना स्टार्ट किया हमने, और वो फॉल्ट भी हमने जल्दी ठीक करके उस लॉन्चर को सर्विसेबल कर। अंधेरा भी था, तो कैसे आप काम कर रहे थे? सर इन सब चीज़ों में प्रैक्टिस काम आती है। जो ट्रेनिंग आप लोग इतने सालों से कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, लगातार कर रहे हो। लाइट आप जला नहीं सकते? लाइट आपको जलानी नहीं है, और बिल्कुल ना तो मोबाइल की लाइट जलानी है सर, ना कोई टॉर्च जलानी है आपको। बिल्कुल अंधेरे में काम करना है। और ट्रेनिंग इस टाइप से ट्रेनिंग दी सर हम लोगों की कि अगर एक सिस्टम है उसमें बहुत सारे बटन रहते हैं, बहुत सारे स्विच रहते हैं, अगर अंधेरे में हाथ चला गया तो आपको एग्जैक्ट सेम स्विच, सेम बटन पर आपका। अगर गलत बटन डल गया फिर? सर अगर गलत बटन चला गया तो सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा, काम नहीं करेगा, सिस्टम शायद अनसर्विसेबल भी हो सकता था। तो उस समय ये जो पैनिक था, सिचुएशन थी, इसलिए भी ज़्यादा हम लोगों को प्रेशर था कि कुछ गलत ना हो जाए। अगर सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ गलत चीज़ें हो जाती है, जैसे आप कुछ फीड कर रहे हो, डाटा फीड कर रहे हो सिस्टम में, अगर गलत डाटा फीड हो गया, मिसाइल तो लॉन्च हो जाएगी, बट टारगेट को हिट करेगी या नहीं करेगी इसकी गारंटी नहीं है। माल फंक्शन के चांसेस हो जाते हैं। इसमें ट्रेनिंग आपको उंगलियों को फील से बटन को समझ लेना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सब लोग जो कंप्यूटर ऑपरेटर रहते हैं, काम करते हो, आंख बंद करके भी कीपैड बता सकते हैं सर, और फोन के कीपैड भी हम लोग बता सकते हैं कि इतने पूरे दिन हम लोग टाइप करते रहते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर कीपैड चेंज हो जाए तो हम बता सकते हैं कि कीपैड चेंज हो गया है। तो वो उस लेवल की ट्रेनिंग जितने भी एयर वॉरियर रहते हैं सर, जो टेक्निकल साइड के रहते हैं, जो काम करते हैं सिस्टम पे, उस लेवल की ट्रेनिंग उनकी होती है। यहाँ एक सवाल मैं करूँगा, क्या पीस टाइम में भी इस तरह की ट्रेनिंग होती है कि नाइट में कोई फॉल्ट को आप ठीक करें, और रेगुलर बेसिस पे इस तरह का चलता है? सर जो एक्सरसाइज होती रहती है, इंटीग्रेशन वाली एक्सरसाइज होती रहती है स्पेशली, क्योंकि आजकल सारा सिस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो ये एक्सरसाइज नॉर्मल टाइम पे भी होती रहती है, और सिस्टम को आप एक्सरसाइज में लेके जाते हो, टारगेट मिलता है, सम टाइम उसमें भी फॉल्ट आते हैं। एट दैट टाइम फिर भी आपको देन फॉल्ट को रिपेयर करना होता है। तो फॉल्ट आना, फॉल्ट को रिपेयर करना, और ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट होना, और उसमें आपको रिएक्ट करना, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग एंड इट इज़ पार्ट ऑफ आवर एक्सरसाइज सर। तो शायद इतिहास ने आपको इसी दिन के लिए चुना था कि आपको सिस्टम मिला और आपकी ट्रेनिंग इस हिसाब से हुई, और दो फॉल्ट के बावजूद आपने सिस्टम को सर्विसेबल रखा, चालू रखा, एंड आउट ऑफ मेनी टारगेट्स आपने एक ऐसा टारगेट हिट किया विच बिकम अ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री। एंड पाकिस्तान की कमर तोड़ करके उन्होंने सीज फायर पे मजबूर करना पड़ा। एंड वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज टू हैव दैट पर्सन लाइव हेयर, जो हमें लाइव ये डिस्कशन फीड करके दे रहा है। तो इसी सिलसिले में एक अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की ओर से चल रहा था
कि हमने S-400 उनका गिरा दिया, हमने वो कर दिया। इनफैक्ट जो आम पब्लिक है, वी बीइंग इन डिफेंस, हमें तो थोड़ा बड़ा नॉलेज था, एश्योरेंस था, बट जो हमारे घर वाले हैं वो हमसे इनपुट लेना चाह रहे हैं कि क्या ये सच है कि नहीं है। तो ये खबर कहाँ से लीक हुई और इसका मोटिव क्या था पाकिस्तान का? जो भी सर डिफेंस से रिलेटेड बंदे हैं उनको तो वार कैसे होता है, वार के टाइम पे क्या क्या स्ट्रेटेजी रहती है वो सबको पता रहता है, बट फॉर द आम पब्लिक, जो आम जनता है जो देखती है, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जब लड़ाई लड़ी जाती है तो उसमें से एक सबसे बड़ा वेपन जो हथियार होता है वो होता है झूठ। महाभारत में भी आपने देखा होगा जी सर, रूमर एंड प्रोपेगेंडा, जिसको एग्जैक्ट वर्ड है रूमर एंड प्रोपेगेंडा। और इसमें पाकिस्तान सबसे आगे है, क्योंकि लड़ाई तो कर नहीं सकते, तो केवल प्रोपेगेंडा वार में वो सबसे आगे हैं। और उसमें हमारे देश के कुछ चैनल भी उनकी मदद कर रहे थे, जो मैं देख रहा था। जी सर, मैं आपको इसमें डिटेल में बता सकता हूँ। जब ये वार स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान ने उस वेरी फर्स्ट डे से रूमर प्रोपेगेंडा का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया, झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। इतना झूठ बोला गया, बार बार इतना झूठ बोला, झूठ की एक लिमिट, कहते हैं कि उन्होंने पटना को भी एक पोर्ट बना दिया, पटना में पोर्ट है उसको हमने उड़ा दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या पोर्ट उन लोगों ने उड़ा दिया। उनके पास जो हथियार भी नहीं है, उनके हथियारों की फोटो डालने लगे। तो उनकी जो आम जनता है, पब्लिक है, वो एज ए टीम जानबूझ के भी और अनजाने में भी उनको सपोर्ट कर रही थी। जब हम लोग लड़ाई लड़ते हैं सर, महाभारत में भी अश्वत्थामा वाला जो इंसिडेंट था कि अश्वत्थामा मारा गया है, नर नहीं है, हाथी है, तो उसके बाद नगाड़े बजा दिए गए और किस टाइप से उस चीज को क्रूर द्रोणाचार्य से जोड़ के उसको मतलब न्यूट्रलाइज किया गया था, वो फैक्टर पाकिस्तान 100% यूज करता है। वहां तो एक क्षण भर के लिए हुआ था। पाकिस्तान 99% रूमर और प्रोपेगेंडा पे वार लड़ता है, और आज से नहीं सर, पहले से लड़ रहा है। 71 का हो चाहे 65 का हो, कारगिल वार हो, सब में पूरा झूठ का सहारा लिया। इसी युद्ध में इतना झूठ का सहारा लिया, इतना झूठ का सहारा लिया। हर रोज वो लोग S-400 यूनिट को डिस्ट्रॉय करके सोते थे, अगली सुबह हम फिर से उठते थे, फिर वो मारते थे हम लोगों को। अपनी दुनिया में, मैं बता रहा हूँ, अपनी दुनिया में हर रोज वो क्लेम करते रहते थे कि हमने S-400 को मार दिया। और उसका सहारा, उसका मतलब कहते हैं एक विक्टिम बन गए। हमारे न्यूज चैनल भी बने और प्रिंट मीडिया भी बन गए। तो उन लोगों ने, कुछ अखबार ने यहाँ तक निकाल दिया था कि पाकिस्तान ने S-400 यूनिट को, भारत की S-400 यूनिट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो जब ये सूचना मेरे घर वालों तक भी पहुंची, जब वो लोग अखबार पढ़ते थे या पड़ोसी अखबार पढ़ते थे, जब उनको पता था कि ये लड़का S-400 यूनिट में काम कर रहा है, उस मिसाइल सिस्टम में काम कर रहा है, जब उन्होंने घर वालों पे अगर दिखाया कि देखिए ये ऐसा हो गया, तो घर पे थोड़ा टेंशन का माहौल था, क्योंकि बातचीत हो नहीं रही थी, कॉन्टेक्ट हो नहीं रहा था। और जो मेरे दोस्त थे, जो सर्विस में थे, जो इस ऑपरेशन में थोड़ा दूर पोस्टिंग थे, जब उन्होंने भी देखा तो उनके लिए भी थोड़ा परेशानी, वो लोग भी परेशान होने लग गए थे। मुझ तक पहुंचने की उन लोगों ने फ़ोन करने की कोशिश की, जब उन रीच नहीं हो रही थी तो उनकी टेंशन ज़्यादा हो गई थी। बट जैसे मेरी उनसे बातचीत हुई, मुझे बताया गया कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हम लोग इंटरनेट से दूर थे, मोबाइल फ़ोन से दूर थे, न्यूज़ चैनलों से दूर थे, तो हमें कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था क्या चल रहा बाहर। हमें पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बस केवल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग अपना काम कर रहे थे सर। हमारे पास यही काम था, जो हमें टारगेट मिलता उसको मारना है। बाकी वो लोग क्या फैला रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है। और ड्यूरिंग वार अगर कोई सैनिक लड़ता है तो उसको इन सब चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देना है। नॉट ओनली पाकिस्तान, हमारे न्यूज़ चैनल भी क्या बोलते रहे, उस पर भी ध्यान नहीं देना है। जो काम आपको मिलता है उसी को करना है। अगर इतना फोकस्ड रहे तो आपका काम सारा फिट हो जाएगा। भली सिंह जी, एक मैसेज फिर से मैं आपके थ्रू अपने दर्शकों को देना चाहता हूँ, बिकॉज हम तीनों डिफेंस फोर्सेस से हैं और हमने अपनी लाइफ और कैरियर में हमेशा ये फेस किया है कि हम तो अपनी जान निछावर करके देश की रक्षा करते हैं, बट एनिमी कंट्री जब फॉल्स प्रोपागेंडा और ऐसे रूमर्स फैलाता है, तो जो उनका एजेंडा होता है इसके पीछे डिमोरलाइज करना, मोटिवेशन लो करना, इसमें कुछ हद तक वो अचीव कर लेते हैं अपने टारगेट को। तो प्लीज़ आप हमारे ऑडियंस को और आम जनता को बताइए कि फ्यूचर में हमारे वॉर हो या कुछ ऐसी कंटिजेंसीज हो, तो अपने कान पे भरोसा रखें, अपने देशवासियों, अपने सैनिकों पे भरोसा रखें, ना कि दुश्मन के प्रोपागेंडा को। हाँ बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा कि जैसे ऐसे कुछ होता है कि जो एनिमी कंट्री है, दुश्मन देश है, वो क्या बोलता है उस पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना। मैं तो ये पूछता हूँ, आप सुनते क्यों उनको, किस लिए सुनना है, क्यों, क्या पर्पज हमारा उनका सुनने का। आज हम लोग सर ये आपस में बैठे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। एक वर्ड मैंने बोला कि एक लॉन्चर में टेक्निकल माल फंक्शन हुआ, हमने उसको रिपेयर किया। उसके बाद मैं आपको यकीन के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ, इस चीज़ को भी लेके कि टेक्निकल माल फंक्शन को, जैसे शब्दों को तोड़ मरोड़ के वो लोग पता नहीं कितने वीडियो बनाएंगे। इवन अपने इंडियंस जो यूट्यूबर हैं,
व्यूअर्स व्यूज पाने के लिए क्या करते हैं, उस पर जो हेडिंग डालते हैं या थंबनेल डालते हैं, कुछ ऐसा डालेंगे आपको लगेगा कि एस फॉर में आग लग गई। अभी हम पीछे कुछ डिस्कस कर रहे थे, वो भी थोड़ा इलेबोरेट कीजिए, कुछ फायर वाली बात हम बातें कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ कि मेरे पहले के या 2 इंटरव्यू हुए थे, उसमें इस चीज़ को मैंने मेंशन किया कि टेक्निकल माल फंक्शन हुआ था, उसके बाद उसको हमने रिपेयर किया और एग्जैक्टली बताया था कि टेक्निकल माल फंक्शन किसी हीटिंग से या सूट से नहीं हुआ, वो नॉर्मल जो रहता है उसमें कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद कुछ जो डिफेंस रिलेटेड कुछ पेजेज हैं जो काम करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो लिखते हैं, उन्होंने लिखा था कि ग्लैंट्री अवार्ड विनर टोल्ड दैट कि एस्ट्रोनॉट लॉन्चर was repaired under fire. He was launcher was repaired under fire. जिसका मतलब जाहिर सा मतलब है कि जब लड़ाई चल रही थी, आसमान में आग ही आग चल रही थी, जब आग बरस रही थी, उसके बीच में उन्होंने लॉन्चर को ठीक किया, उसके बाद उन्होंने फायर किया, जो कि आपने एक्चुअल किया, जो बिल्कुल एक्चुअल किया, उसमें कोई गलत नहीं किया था सर। और जो इंग्लिश का मतलब भी यही होता है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं लिखा था, बट फिर पाकिस्तान वालों के लिए जितनी नॉलेज है उनको है, जितना उनको पता है, उनको इतना ही पता कि फायर का मतलब आपने कुछ हीट हो गया, उनको इतना ही पता है। देन स्टार्ट दे मतलब डूइंग वीडियो कि देखो देखो हमने कहा था कि मारा है, अभी और कुछ भी करेंगे। इसके अलावा एक फॉल्स प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से स्टार्टिंग से चल रहा है कि समवन उस समय जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था सर, तो एक हमारे जवान थे, अभी मुझे ये भी नहीं पता वो आर्मी से थे या सीआरपीएफ से थे, इज फ्रॉम बिहार और झारखंड, राम बाबू करके। तो उन लोगों ने उस राम बाबू साहब को S400 ऑपरेटर बता के तब से 3 महीने से सोशल मीडिया को हर रोज उनको श्रद्धांजलि देते रहते हैं कि एक राम बाबू साहब थे S400 के ऑपरेटर, वो भी इस युद्ध में मारे गए थे। इस टाइप से करके वो कनेक्ट करके और एक झूठ को बार बार बोलो, हर रोज बोलो, तो किसी न किसी रूप को किसी न किसी लोगों को यकीन हो जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर, जो अपने इंडियन यूट्यूबर अपने जो व्यूज पाने के लिए इस चीज को भी जो आज बात कर रहे हैं, उस चीज का भी गलत मतलब निकाल के हेडिंग और थंबनेल जरूर गलत लगाएंगे। क्यों कि जैसे आप जाओगे देखने के लिए एग्जैक्ट अंदर, जब आप डिटेल में वो लोग बताएंगे, डिटेल में कुछ भी गलत नहीं बताएंगे, बट आप उस चैनल तक क्यों देखो, उसके लिए कुछ ना कुछ उनको हेडिंग ऐसी डालनी है, इंटरेस्ट टाइप हेडिंग डालनी है कि लोग जाके उसको देखें। तो इसमें भी होने वाला है। और मैं जो अपने व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनको बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान ये जो भी एनिमी कंट्री है, उनके रूमर और प्रोपेगेंडा में मत आइए। मेरा सर बाहर आने का या हर जगह ये चीज़ें बताने का मेन पर्पज़ और ये भी है कि हमारे जो चीफ साहब ने थोड़े दिन पहले बोला था कि बड़ा मतलब दुख होता है कि जब हम लोग अपने ही देश के लोगों को कन्विंस करने लग जाएं कि हमने ये अचीव किया है, और उनको कन्विंस करना पड़ता है। जब ये चीज़ें मैंने सुनी, तब मुझे भी लगा कि कुछ चीज़ें लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे जो एयरफोर्स ने, आर्मी ने, नेवी ने इस ऑपरेशन में क्या क्या अचीव किया, क्या क्या हमारे जो गोल थे, क्या क्या जो ऑब्जेक्टिव थे, उसको हमने बहुत आसानी तरीके से उनके टारगेट को कैसे कैसे न्यूट्रलाइज किया। मैं आफ्टर रिटायरमेंट सर, एक मेरे कोई गांव में थे, टीचर थे, शायद बाय प्रोफेशन टीचर है। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनके जो वर्ड्स थे तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। उन्होंने कहा था कि इंडिया का ज़्यादा नुकसान हुआ, पाकिस्तान का तो क्या नुकसान हुआ। मैंने कहा कैसे, मतलब कैसे, आप बताओ कि कैसे नुकसान हुआ। बोले कि हमने देखो इतना खो दिया, ये खो दिया, S400 की यूनिट भी चली गई। मैं कहाँ से पढ़ा आपने? बोले कि नहीं, दिन रात पाकिस्तान वाले तो बोल रहे हैं। तो मैं कहा पाकिस्तान वाले क्यों पढ़ रहे हो आप? बोले या तो इंडिया क्यों नहीं बोल रहा? फिर इंडिया कुछ भी नहीं बोल रहा है। लेमन लैंग्वेज उसने बोला था कि इंडिया की तरफ से कुछ पता ही नहीं जा रहा, तो हम क्या किसके माने। मैं कहा ठीक है, वक्त आने पर, सही टाइम आने पर अच्छे सबूत के साथ इंडिया भी बताएगा आपको। अगर आपको झूठी परोसना है तो पाकिस्तान के चैनल को देखिए। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा, देशवासियों को कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के झूठ और प्रोपेगेंडा में मत आइए। गलती से आप उनके झूठ का अगर झूठ में फंस गए तो आपके कहीं ना कहीं ऑनलाइन रूप से या किसी भी तरीके से मदद ही कर रहे हैं। आप देश की मदद नहीं कर रहे हो, आप दुश्मन देश की मदद कर रहे हैं। अगर दुश्मन देश की आप मदद कर रहे हो तो ये मतलब आर्मी, एयरफोर्स या नेवी या पैरामिलिट्री जो फोर्स हैं जो देश के लिए लड़ती है, उनकी हौसलों को तोड़ देती है सर। जी, इसमें एक इंस्टेंस याद आ रहा है कि किसी फोरम में कुछ लोगों ने पूछा, देशभक्ति बहुत जग गई ऑडियंस में, तो उन्होंने पूछा कि सर हम क्या करें ऐसा कि हम देश के लिए कुछ कर सके। तो वेरी सीनियर जनरल उन्होंने कहा कि बी ए सिटीजन वर्थ फाइटिंग फॉर। आप ऐसे नागरिक बनिए जिसके लिए हमें लगे कि हमें आपके लिए लड़ना चाहिए, बस आप इतना कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इंस्टेंस उसमें फिट बैठता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आम हिंदुस्तानी अगर आपके सामने आके कुछ ऐसी चीज़ें बोलता है
मतलब देश के लिए नेगेटिव बोल सकता है। कि मैक्सिमम लोगों की क्या रहती है सर कि जो करंट गवर्नमेंट, जो सेंटर की गवर्नमेंट रहती है, उससे उसकी विचारधारा मेल नहीं खाती। जो होती है सबकी होती है, डेमोक्रेसी है, हर बंदा अलग अलग विचारधारा का है। ठीक है कि आपकी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती, बट ये क्यों सोच के चल रहे हो कि ये जो अटैक हुआ था या जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने विजय प्राप्त की थी, ये देश के प्रधानमंत्री ने विजय हासिल की थी, ये देश की सेनाओं ने विजय हासिल की थी, देश की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उनका ये एफर्ट था। सिर्फ और सिर्फ आप देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि उनसे आपकी विचारधारा मेल नहीं खाती, उसको नीचा दिखाने के लिए आप कहीं ना कहीं सेना का भी अपमान करते हो, सेना की जो विजय को उसको कलंकित करते हो। तो अगर आप अच्छे नागरिक हो, देश हित में काम कर रहे हो, हमें भी खुशी होगी आपके लिए लड़ने के लिए। अगर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जान आपके लिए कुर्बान दे रहे हैं, कितने सैनिक देश के लिए शहीद हो गए, और आप फिर से देश के कहते हैं कि इंटीग्रिटी पर आप सवाल उठा रहे हो, देश के मोटिवेशन पे सवाल उठा रहे हो, फौज पे सवाल उठा रहे हो, तो हमें भी कहीं ना कहीं ख्याल हमारे दिमाग में आता है कि यार किन लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जो देश से प्यार ही नहीं करते उन लोगों के लिए हम क्यों लड़ रहे हैं। बहुत ऊंची बात कही आपने, बहुत अच्छी बात चलिए, वो कही। चुनिंदा लोग ही हैं और ऐसे लोगों को कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए भगवान मालिक है। देखिए, सेना ने अपना बखूबी काम किया था इसमें। कमांडर इन चीफ बात करें ना, सरकार का जो नेतृत्व था उसका भी बड़ा योगदान था। सेना को खुली छूट दी, और सेना कब वार करेगी, कहाँ करेगी, कैसे करेगी, पहली बार इस सरकार ने खुली छूट दी, तो इसका श्रेय तो जाएगा ही। अगर किसी कारण से कुछ गलत होता तो उसका भी नुकसान होता, लेकिन अगर कोई सवाल उठा रहा है तो राजनीतिक रूप से उठाए। सेना के साहस के ऊपर, सेना के कार्य के ऊपर, सेना की मारक क्षमता के ऊपर अगर आप सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। और जो हमारे सामने बैठे हैं वीर सैनिक, वीर वायु सैनिक हैं, जिन्होंने इस ऑपरेशन में एक बड़ा अहम योगदान दिया है, तो आपके भावों को हम लोग देख रहे थे कि आपके अंदर क्या भावना है। एक सवाल आपसे है, जब एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि S-400 की यूनिट उड़ा दी गई, आप उसमें आपका योगदान था, परिवार में पत्नी का, धर्म पत्नी का, उनका क्या अपना एक विचार था और उनके मन में क्या चल रहा था? सर, जब ये वार चल रहा था और जब जैसे जैसे न्यूज़ बाहर आ रही थी, अखबार में आ रही थी, या फिर जो आप डिजिटल रूप से देख रहे थे, न्यूज़ में देख रहे थे, यूट्यूब पे किसी भी चैनल पर देख रहे थे, जितना होता नहीं था उससे ज़्यादा न्यूज़ में बताया जाता था। जस सर, ये तो सच है इसमें कि कोई इसमें नहीं है। चैनल तो खुद ही लड़ रहे थे, वो आपस में अपने व्यूज़ पाने के लिए लड़ रहे थे। तो जब वो लोग देखते थे, बार बार देखते थे, व्यूज़ पाने के लिए चैनल क्या करते हैं, एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बताते, आपको कंफ्यूज करने के लिए डॉट लगा देते हैं कि S-400 यूनिट को पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद एग्जैक्ट अंदर जब जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट आपके मन में तो यही आएगा कि उन्होंने इस AD सिस्टम को मार दिया है। जैसे जैसे मेरे घर वाले चीज़ों पढ़ रहे थे तो घबराहट उनके अंदर भी बढ़ रही थी, उनको भी पता था इस चीज़ का। और सेकेंड, उनको ये लग रहा था कि अभी मई में ये वार चल रहा था, 30 जून को मेरा शेड्यूल रिटायरमेंट था, जो 20 साल के बाद रिटायरमेंट अपना जो एंगेजमेंट कंप्लीट करने के बाद होता था। उनको भी लगा कि देखो जाते जाते ऐसा कुछ हो रहा है। तो उनको, जब मैं उनसे बात करता था, जो उनको मैं मतलब मेंटल स्टेट देखता था, तो मेरी जो वाइफ थी वो बहुत मोटिवेट थी कि अच्छा काम कर रहे हो, इसी दिन के लिए आप भर्ती होते हो। मैं जनरली जो उसने बोला था कि 20 साल से आप पेमेंट जो ले रहे हो वो 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन की लड़ाई के लिए ही लेते हो, और हर किसी को नसीब नहीं होती 20 साल के टेन्योर में लड़ाई। आपके नसीब में आई हुई है। बालाकोट के टाइम पर हम लोग तैयार थे, बट हम लोग मिसाइल नहीं फायर कर पाए। और जो इस बार ये टास्क हमें मिला था, ये 20 साल के लिए आपको पेमेंट सरकार दे रही है, किसी न किसी रूप में आपको ट्रेनिंग दे रही है, तो उसको चुकाने का 1 या 2, 4, 5 दिन का ही मौका आता है। आपकी पत्नी के विचार? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि जिस चीज़ के लिए पेमेंट ले रहे हो आप, वो उसको चीज़ को रीपे करने का वक्त आ गया है। और यही है, परिवार की तरफ से कुछ चिंता मत कीजिए। और मैंने भी उसको बताया कि अगर कुछ हो भी जाता है तो बोलो कि चिंता मत कीजिए, अगर कुछ हो भी गया तो मैं आपकी मदर की, मेरे फादर है नहीं, मदर की या मेरी जो पूरी फैमिली, उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। आपको जो टास्क मिला उसको आप कंप्लीट कीजिए। बहुत बड़ा मोटिवेशन एंड सपोर्ट होता है एक फ़ौजी की लाइफ में, जो ऑर्डिनरी आदमी समझ नहीं पाएंगे कि एक फ़ौजी जो मानसिक और शारीरिक रूप से बॉर्डर पे लड़ रहा है, और जो उसका बैक एंड सपोर्ट है फैमिली के साइड से, अगर वो मिसिंग है तो मनोबल तो वहीं टूट जाता है। और प्रोपेगेंडा की अगर बात करें तो प्रोपेगेंडा इस हद तक बढ़ गया था कि प्रधानमंत्री को सामने आकर के S-400 के सामने वो करना पड़ा, वो भी शायद आपकी यूनिट में हुआ था। उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे?
जी सर, बिल्कुल। जब रूमर और प्रोपेगेंडा अपने चरम सीमा पे था और जब सीज फायर हो गया था, उसके पाकिस्तान इस युद्ध को बुरी तरीके से हार चुका था। अब उनको क्या करना था, ये भी एक्सेप्ट नहीं करना था, स्वीकार नहीं करना था कि सीज फायर की जो भीख वो हमने मांगी है, पाकिस्तान ने मांगी है, उस चीज़ को भी उनको एक्सेप्ट नहीं करना था। और एक फेक विक्ट्री, कहते एक झूठी विक्ट्री की जैसी चीज़ों भी सेलिब्रेट करनी थी उनको, जैसे जैसे इंडिया कर रहा था। जैसे हमारे जो तीनों सेनाओं के तिरंगा यात्रा निकल रहा था, सेना के सम्मान में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे थे। जी सर, जैसे जैसे इवेंट यहाँ पे हो रहे थे, फॉर एग्जांपल हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, एयर ऑपरेशन, जैसे जैसे ब्रीफिंग दे रहे थे, उन लोगों ने जितना उनके पास रिसोर्सेज है, जैसा देश है, जितना रिसोर्स उनके पास था, उन लोगों ने ऐसे करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी हमारी यूनिट में आए थे मोटिवेट करने के लिए, जवानों को मोटिवेट करने के लिए, और वो चीज़ दिखाने के लिए कि जिस चीज़ को आप नष्ट करने का दावा कर रहे हैं वो मेरे पीछे खड़ी है, देखिए उस चीज़ को। वो पूरे देश ने उस चीज़ को देखा था कि फोटो बहुत वायरल हुआ था। वो फोटो बहुत वायरल हुआ था सर। वो वही सिस्टम है जिस हम लोगों ने करके भी निकले थे वहां से। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस सिस्टम से हम लोगों ने मिसाइलें फायर की थी, वो वही सिस्टम पीछे खड़ा हुआ था उनके। वो एक जीता जाता उदाहरण था कि आप झूठ कितना भी बोलिए, हम आपको। सायन भाले सिंह जी, जो 314 किलोमीटर वाली जो मार थी पाकिस्तान को आप लोगों ने मारी थी, क्या वो लॉन्चर भी वहां खड़ा था प्रधानमंत्री के सामने? सर, जो पीछे लॉन्चर खड़ा था, एग्जैक्ट लॉन्चर वो नहीं था, बट अलग अलग कई टाइप के लॉन्चर होते हैं हमारे पास, हर अलग अलग सिस्टम रहता है। लॉन्चर वही था, सेम वो लॉन्चर नहीं था जिससे हमने फायर किया था, बट लॉन्चर उसको बहुत संभाल के रखा आप लोग। उस लॉन्चर को बहुत संभाल के रखा हुआ है, और उसको हमने रीनेम भी किया था सर। जैसे कि जब ये पीस टाइम आया था, और उसके बाद भी जब कोई वार होता है, जब उसके बाद पीस टाइम भी आता है, तो अचानक फौज वहाँ से हटती नहीं है सर, काफ़ी दिनों तक वहाँ पर रहती है, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है। 10 तारीख को ये सीज फायर हुआ था। अब पाकिस्तान की आर्मी के एक यूनिट ने सीज फायर को मानने से इनकार कर दिया, तो शाम को हम लोग क्या देखते हैं कि कॉम्बैट मोड ऑन हो चुका था। क्यों? कि वहाँ से पाकिस्तानी कुछ आर्मी की यूनिट फायरिंग ने, आर्मी की फायर यूनिटों ने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, आर्टिलरी यूनिट ने फायरिंग करना शुरू कर दिया था। और जिस दिन मोदी साहब भी आए थे, तब भी हम लोग सचेत थे कि कुछ भी हो सकता है, बाय एयर आए हैं, नज़दीक है, बेस नज़दीक है, या कहीं और कुछ है, तो हम लोगों को उनके जो जहाज था उनको भी सुरक्षा करना था कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि वहाँ पर डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ नहीं है सर। इस देश में डेमोक्रेसी इतनी अच्छी है, सरकार ने अगर कुछ बोल दिया कि फौज यहाँ हट जाइए, सीज फायर कर लीजिए, आपको अब नहीं लड़ना है, तो फौज कभी भी, क्योंकि जो सरकार होती है सर वो इंडिविजुअल नहीं होती, वो जनता के द्वारा चुनी हुई है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो जनता का प्रतीक है सर। जनता क्या चाहती है वो फौज को मानती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है सर। पाकिस्तान में जो भी है वो पाकिस्तान की आर्मी है, वो भी पाकिस्तान की आर्मी डिसाइड करेगी। तो आर्मी की वहाँ की कुछ यूनिटें थी जिनने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया कि सीज फायर को हम नहीं मानने वाले हैं। या ऐसा भी हो सकता था कि एक यूनिट उनकी, जो एयर डिफेंस की यूनिट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो ये सब चीज़ मानने से इनकार कर दे। उनको जब पता चले कि कोई टारगेट आ रहा है, उस टारगेट में प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री किसी बेस के लिए जा रहे हैं, तो उसको फायर भी, मिसाइल फायर करके उसको मार भी सकती थी। तो उस चीज़ से बचने के लिए भी जब आदरणीय प्रधानमंत्री साहब बेस में आए थे, तब भी हम लोग उस कंडीशन में थे कि कोई भी टारगेट हमारे पास आता है, उस एयरक्राफ्ट को या हेलीकॉप्टर को शूट करने के लिए उसको मार सकें सर। S-400 उस समय भी तैनात था। उस समय भी तैनात, रक्षा कवच पूरा इंडिया का। रक्षा कवच पूरा तैयार था सर। सायन भाले सिंह जी, आपने 314 किलोमीटर पाकिस्तान में जैसे ही उनका एयरक्राफ्ट फ्लाई किया, मार गिराया। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, तो क्या यूनिट में आपके स्टेशन में जश्न मनाया गया इसके लिए? जैसे सर ये ऑपरेशन चल रहा था, सीज फायर हुआ, उसके काफ़ी दिनों तक हम लोग बैटल फील्ड में थे। जब तब तक कोई पार्टी वार्टी नहीं हुई? नहीं सर, कोई पार्टी वार्टी कुछ नहीं था। तो जैसे ही हम स्टेशन में, मतलब ड्यूटी पे आप लगे रहे उसके बाद भी? बिल्कुल सर, जब भी कोई वार होता है, पीस आता है, काफ़ी टाइम तक उस चीज़ को मतलब मेंटेन किया जाता है। और धीरे धीरे जब टाइम होता है, उसके बाद एक फेज वाइज से एक्सीलेट किया जाता है, विड्रॉल या डी एक्सीलेट किया जाता है, फेज बाय फेज किया जाता है सर। जब हम लोग स्टेशन में ये सब हो गया था, उसके बाद जब स्टेशन में हम लोग आए, तब एक जो स्टेशन था एयरबेस में, बहुत बड़ा ग्रांड वेलकम हुआ था। बिल्कुल पूरा स्टेशन वहाँ मौजूद था, हर यूनिट के बंदे वहाँ मौजूद थे स्वागत करने के लिए। फैमिलीज वहाँ मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, सब हर कोई मौजूद था। और स्वागत करने के लिए फूलों की बारिश हुई थी।
आप लोग के जी सर, फूलों की बारिश हुई थी। S400 भी लाए थे? पूरा इक्विपमेंट साथ में आया था सर, पूरा सिस्टम साथ में आए थे और हम लोग सिस्टम की गाड़ियों में चढ़ के ही आए थे साथ में। चलिए एक सवाल बीच में करूंगा, जिस S400 से आप लोगों ने मारा था उसका कुछ नामाकरण किया गया? एयरफोर्स में जनरली हम लोग करते हैं। हाँ बिल्कुल सर, किया गया था। एक मतलब प्राउड मोमेंट था हम लोगों के लिए। जब ये पीस टाइम चल रहा था तो हम लोग आपस में डिस्कस करते थे कि तभी मेरे माइंड में एक चीज़ आया था, एक वर्ड आया था फ्यूरी। फ्यूरी वर्ड एक मूवी है हॉलीवुड की, जिसमें एक टैंक है, टैंक की कहानी है कि कैसे वो बैटल फील्ड में जाता है, उसको रिपेयर किया जाता है, फिर वो टारगेट हिट करता रहता है। तो उसी चीज़ से और जो हमने किया था सेम, हमारी जो कहानियाँ सब मिलती जुलती थी। तब हमने उन जो लॉन्चर सिस्टम थे उनके नाम रखे गए थे फ्यूरी एंड स्पार्टन, और अलग अलग नाम रखे थे। जो मेन जो लॉन्चर थे उनको फ्यूरी एंड स्पार्टन बोला था। अब वो नाम उसका कहीं लिखते भी हैं आप उसका, या ऐसे अनऑफिशियल है? सर वो वैसे तो अनऑफिशियल है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी उसको हमने निकनेम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं सर। जिस टाइप के टारगेट उन लॉन्चरों ने हिट किए थे, जिस टाइप के एयरक्राफ्ट को या प्रोजेक्टाइल को, तो उनका इमेज प्रिंट आउट लेके हमने उन लॉन्चरों पर लगाया है, ताकि वो याद रहे और आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है और टेक्नीशियन है जो इस इक्विपमेंट पे काम करने वाले, उनको भी याद दिलाता रहे कि इसका इतिहास क्या है और आप लोगों को आगे जाकर क्या करना है। फिर रमपंच या कुछ बड़ी पार्टी हुई? सर रमपंच या ये तो नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम भी जब पीस टाइप इस टाइप से आया नहीं था। उसके बाद भी हम लोगों ने जो एक कॉम्बैट स्टेट रहता है उसको मेंटेन लगातार रखा, और वो आज भी जारी है। और कहते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट था कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी काउंट एज द एक्ट ऑफ वार, और इसके लिए पूरा पाकिस्तान जिम्मेवार होगा, पाकिस्तान की आर्मी जिम्मेवार होगी। कुछ भी ऐसा होता है तो पूरे देश पर, जैसे ये अटैक हुआ था इस बार तो टेररिस्ट कैंप पे अटैक हुआ था, अगली बार पूरे देश पर अटैक होगा। S400 का रुख अभी भी पाकिस्तान की तरफ आप लोगों ने किया हुआ है? अब बिल्कुल किया हुआ सर। ये कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम से जब भी उनके पायलट फ्लाइंग करेंगे या कुछ ऐसी सोच के आएंगे, इंडिया की तरफ आएंगे, तो उनको जरूर याद रहेगा कि S400 नाम का एक काल यमराज बॉर्डर के उस पार बैठा है, जो कभी भी उनको ऊपर हिट कर सकता है और ऊपर पहुंचा सकता है। 72 हुरों के पास। अच्छा भले सिंह जी, जैसे कि पिचौरा में हम सुनते थे कि जिसने भी लाइव मिसाइल फायर किया है उसको एक बैज मिलता था, तो ये प्रथा अभी भी S400 फ्लीट के साथ है? ये तो सर जैसे ये ऑपरेशन हुआ था उसके बाद मैं सर्विस में रहा नहीं। ऑपरेशन होने के बाद थोड़े दिन के बाद जैसे हम लोग कॉम्बैट फील्ड से वापस आए, आफ्टर दैट मेरा जो शेड्यूल रिटायरमेंट था वो 30 जून को था। तो उसके बारे में अभी मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिट में अभी भी मैं किसी से बात नहीं करता या डिस्कस नहीं करता। मे बी दैट कि ऐसा कुछ हो कि आपको जैसे मिसाइल हिट किया है, अपने टारगेट हिट किए हैं, एयरक्राफ्ट मारे हैं, एनी काइंड ऑफ बैच मिलना स्टार्ट हो जाए। और क्योंकि ये S400 ने पहली बार लाइव टारगेट कराई है अपनी हिस्ट्री में इंडिया में, तो मे बी ये प्रथा अब स्टार्ट होगी, है ना? टू अर्ली टू डिसाइड। बिल्कुल सर, उम्मीद है कि कुछ अच्छा बैच मिले और जिससे याद आए कि हमने क्या किया था क्या नहीं किया था। कुछ स्क्वाड्रन की टी शर्ट या कैप है जिसके ऊपर सब लिखा गया है कि किस टाइप के टारगेट हमने हिट किए, किस किस टाइप के मतलब टारगेट को हमने एयर में न्यूट्रलाइज किया। अभी जो टी शर्ट आपने पहना हुआ है, ट्रियम्फ ऑपरेशन सिंदूर, ये क्या है? सर ये जो टी शर्ट है जो मैंने पहना हुआ है ये यूनिट का टी शर्ट है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेट करते हुए यूनिट ने ये टी शर्ट बनवाया था। उसमें मेरी टी शर्ट के पीछे वो सब टारगेट भी हैं जो हम लोगों ने हिट किए थे। आपके पीछे लिखा हुआ है और वो सब टारगेट सर फोटो या इमेज है टी शर्ट के पीछे की तरफ, किस किस टाइप के टारगेट हम लोगों ने हिट किए थे S400 ने। एक बार दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को, एक बार खड़े होकर, एक बार घूम करके। वाह, मिसाइल का आपके S400 का सिस्टम है एंड उसके ऊपर वो एयरक्राफ्ट है एंड वो रेड डॉट इज किल। 1 2 3 4 इसमें 4 F-16 को आपने मार गिराया लगता है। फाइटर एयरक्राफ्ट है इसमें, कुछ और भी होंगे। ओके जी, एंड पूरा मिसाइल सिस्टम बन रखा पूरा है। मिसाइल सिस्टम सर और लॉन्चर सिस्टम। सो सैल्यूट टू यू एंड वेरी क्रिएटिव, योर टीम। वेरी क्रिएटिव। बट जिसने भी सोच के टी शर्ट बनाया है, Yes, इट्स ए मेमोरेबल। यस सर, डेफिनेटली सर। जब मैं रिटायरमेंट हो गया था, आफ्टर मेरे रिटायरमेंट की टी शर्ट यूनिट में आई थी, तो मेरे जो सिस्टम के बंदे हैं, लॉन्चर के बंदे हैं, तो उन्होंने एज ए मेमोरी मुझे गिफ्ट किया। वहाँ से भेजा गया, यूनिट की तरफ से भी भेजा गया कि ये आप इस ऑपरेशन में थे, आप एज ए मेमोरी हम आपको ये गिफ्ट कर रहे हैं, आपके पास भेज रहे हैं।
और मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है इस टी शर्ट को जब मैं पहनता हूँ। हो सकता है कि ये पीटी किट या कहते हैं एक वाइट टी शर्ट हो, नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल टी शर्ट हो सकती है, मेरे लिए एक ऐसा प्राउड मोमेंट है, इसको मैं पूरे जीवन इस टी शर्ट को संभाल के रखना चाहूँगा। बिल्कुल सर। यूनिट में तो जॉयफुल एंड हीरोज रिटर्न था ही। जब एक सैनिक लड़के वापस अपने घर आता है, घर वालों को और प्राउड और खुशी का एहसास होता है। आप अपने घर का एक्सपीरियंस बताइए व्हेन यू केम बैक आफ्टर सच अ हेक्टिक फाइट एंड शेड्यूल बैक टू होम। जैसे सर ये थोड़ा पीस का टाइम आया और डीएक्सीलेट हुए, हम लोग बेस पे वापस आए। उसके बाद थोड़ा पीस का और जैसे टाइम आया तो 4 या 5 दिन के लिए मुझे छुट्टी मिली थी। जो सिर्फ 5 दिन की? 5 दिन की सर, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते थे क्योंकि रोटेशन में सबको घर भेजना भी है और मैन पावर को कॉम्बैट वर्थ में रखना भी है। सिंदूर अभी भी ऑन है। सिंदूर अभी भी जारी है। तो 5 दिन के लिए मुझे कुछ अपना पर्सनल काम था और मैं डिस्चार्ज जा रहा था, पर्सनल काम मेरे ज़्यादा थे। तो मैं जब घर गया तो घर वाले मतलब काफ़ी खुश थे और सबसे अच्छी चीज़ उनको ये लग रहा था कि ऑपरेशन हो गया, भारत ने पाकिस्तान को हरा भी दिया, जिंदा भी लौट आए और ये लोग जीत के भी आए और इनकी यूनिट ने अहम योगदान दिया। तो कहते हैं कि 5 की 5 उंगलियां उनके घी में थी। और नॉट ओनली माई फैमिली सर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे गांव वाले जो इस चीज़ से जुड़े हुए थे, जब ऑपरेशन चल रहा था, जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, मेरे रिलेटिव सब काफ़ी खुश थे और एक घर में एक खुशी का माहौल था सर। क्योंकि हम भी टीवी में देख रहे थे, जो भी सोल्जर्स वापस आ रहे हैं अपने घरों पे, ट्रैक्टर पे फूल माला बाजा गाजा के साथ लोगों को अराइवल हो रहा है। तो ऐसा कुछ माहौल था आपके यहाँ भी? नहीं सर, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी हूँ, तो ऐसी चीज़ें मैंने मना कर दी कि ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में डिस्चार्ज भी आ रहा हूँ, तो रिटायरमेंट आ रहा हूँ, तो वैसे भी घर पे आना है, तो ऐसा मत करना। कि हर सैनिक जो ये लड़ाई लड़ा, उनकी सबकी लड़ाई थी और सबसे बड़ी बात ये कि ठीक है कि आज मैं जिंदा आ गया हूँ या मैं जीत के आ गया हूँ, तो खुशी की बात है सब साथ साथ में। कि इस जो घटना हुई थी जिसके कारण हमें ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, तो उसमें कुछ लोग थे, सिविलियन थे, जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर को खोया है, तो ये दुख भरी बात भी है। तो सेलिब्रेट से ज़्यादा ये है, चिंता का विषय भी था हमारे लिए। बहुत ऊंची सोच है आपकी भले सिंह जी। अदरवाइज लोग तो इसमें ही खुश रहते हैं कि मेरा हीरोज वेलकम हो रहा है, बट आपने बाकी देशवासियों और अपने साथियों और सोल्जर्स के बारे में सोचा, ये आपकी बड़प्पन है आपके लिए। जी सर। एक और, आपके बच्चे जब वो देखे कि पापा लौट के आए हैं तो उनका क्या रिएक्शन था? जब वो टीवी पे देखते होंगे कि लड़ाई चल रही है, बहुत सारी प्रोपेगेंडा वार था, तो सामने देख के उनका क्या था रिएक्शन? सर मैं जो अपने व्यूअर्स हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो एयरफोर्स है, आर्मी, नेवी, जितने भी हैं, जो वहाँ पर फैमिली का जो ग्रूमिंग होता है, अगर फैमिली आपके साथ रहती है, जो वहाँ का अंदर का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। और ग्रूमिंग ऐसे होती है कि बच्चे बहुत जल्दी एज कम्पेयर टू सिविलियन बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। उनको सब कुछ पता रहता है कि एयरक्राफ्ट क्यों फ्लाइंग करता है, मिसाइल को क्यों फायर करना पड़ता है, कौन से देश के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन है, चाइना के साथ कैसे रिलेशन है, अफगानिस्तान के साथ कैसे रिलेशन है। तो मेरा बच्चा भी थोड़ा सा, ये मैं कह सकता हूँ कि बड़ा एस्पिरेंट टाइप का है। उम्र क्या है उनकी? 12 साल है सर, अभी 12 साल उनकी उम्र है। तो काफ़ी हॉलीवुड मूवी देखते रहता है, वार बेस्ड मूवी देखता रहता है। तो केसरी मूवी, उसके पापा ने तो रियल वार में ठोक दिया पाकिस्तान। जी जी जी, इतना मतलब मैं कहूँगा कि केसरी मूवी के जो 21 हमारे सैनिक थे, जो 1897 में बैटल ऑफ सारा करी हुई थी, उसमें जो 21 सिपाहियों ने जो जंग लड़ी थी, जो एक ऐतिहासिक जंग थी, उसमें 21 के 21 सिपाहियों के नाम उसको आज भी याद है कि किन किन सिपाहियों ने कैसी जंग लड़ी थी। बहुत बार वो एक मूवी देख चुका है, वो एक केसरी मूवी। तो उसके अंदर ऐसी भावनाएं हैं देश के प्रति या फौज के प्रति। और जब ये जंग चल रही थी तो ही वॉज वेरी पॉजिटिव, पापा लड़ रहे हैं, मेरे लिए खुशी की बात है, पापा पाकिस्तान वालों को मार के आएंगे, जब मैं भी बड़ा हूँगा मैं भी फौज में जाऊँगा और उनको मारूंगा। आपने दूसरे देश के साथ रिलेशंस और इसकी बात की, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है, आजकल हम देख रहे हैं ट्रम्प साहब का टैरिफ इंडिया पे बढ़ते जा रहा है एंड डिपेंडेंसी फॉर ऑयल ऑन रशिया, हम पीछे नहीं हट रहे हैं इन स्पाइट ऑफ वर्ल्ड प्रेशर। रशिया हमारा शुरू से एली रहा है और आपकी 20 साल की सर्विस में आपने 20 साल रशियन इक्विपमेंट पे ही काम किया है, पिचौरा फॉलोड बाई S-400। तो आपकी लिमिटेड नॉलेज एंड स्कोप ऑफ रशियन सिस्टम और रशियन से आपने इंटरेक्ट भी किया है ड्यूरिंग द इंडक्शन ऑफ S-400। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, क्या कि रशिया हमारा कैसा साथी है सुख और दुख में, दोनों में?
सर आपने सबसे पहले टैरिफ की बात की थी कि अमेरिका ने 50% टैरिफ बढ़ा दिया है। तो जो देश के लोग कोरोना के टाइम पे 5 रुपए की चीज़ 50 में खरीद रहे थे, 100 की चीज़ 1000 में खरीद रहे थे, तब हमारी इकोनॉमी को नुकसान नहीं हुआ जितना हो सकता था, या लोग घबराए नहीं कि हम लोग पैसे ज़्यादा दे सकते हैं। इसमें इकोनॉमी के बजाय शायद ऐसा हो सकता है कि टैरिफ जो बढ़ाई जा रहा है, हमारी जो चीज़ें हैं जो अमेरिका में जाने वाली वो महंगी हो सकती है, जो प्रोडक्ट वो बंद हो सकते हैं, बेरोजगारी का लेवल थोड़ा हाई हो सकता है। और जब मैं पढ़ रहा था कि सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है, कुछ पैकेज लेके आ रही है इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए। आने वाले टाइम में सर ये जो जिस टाइप की पॉलिसी है उनकी, ये जो टैरिफ है 50 से 100 भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि देश को कुछ फर्क पड़ेगा या देशवासियों के मोरल को कुछ फर्क पड़ेगा। जो कोरोना जैसे 2 वेव को हम लोगों ने इतने शानदार तरीके से झेला था या शानदार तरीके से उसको जाने दिया था। और रही बात सर रसिया की कि वो टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग रसिया से तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का ये कहना है कि जब तक हम तेल खरीदते रहेंगे तब तक रूस और यूक्रेन का वार नहीं बंद होगा। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब तक आप इन देशों को हथियार देना बंद नहीं करोगे तब तक ये युद्ध यूं ही चलता रहेगा। आप अपने पर्सनल रीजन की वजह से या अपने ग्लोबल इमेज बचाने के लिए ऐसा काम मत कीजिए। और रही बात रसिया की सर, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से फोर्सेस अच्छे से काम करने लगी, इंडिपेंडेंट रूप से काम करने लगी, तब से जो सबसे ट्रस्ट अलाई जो रहा वो हमारा रसिया रहा है। चाहे आप MiG-21 से ले लो सर, सुखोई से 23, MiG-25, MiG-29 एंड सुखोई, एंड आप अपने हेलीकॉप्टर ले लो, चाहे आपका AD सिस्टम ले लो, पिचोरा, ओसाका, इगला एंड S-400 सर। हमेशा रसिया ने हमारा साथ दिया जब दुनिया में कोई हमारा साथ नहीं देता था। 1971 के वार के समय जब हमें सबसे अच्छे हथियारों की जरूरत थी, जो स्पेयर पार्ट्स की जरूरत थी, उस समय रसिया ने हमारी खूब मदद की थी। कारगिल वार के समय भी मदद की थी और आज भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। जब भी ग्लोबल लेवल पर या कह सकते हो कि UNO में किसी समर्थन की जरूरत है तो रसिया सबसे आगे, हिंदुस्तान के इंडिया के लिए सबसे आगे खड़ा रहता है। तो ये जो ट्रस्ट वर्थ है, S-400 ने जो अपनी वर्थनेस साबित की थी सर, उसका मैं क्रेडिट रसिया को देता हूँ और उनके सिस्टम को देता हूँ कि सही समय पर, इस टाइम पे जब उनके पास ऐसे हथियार थे, अमेरिकन हथियार थे या चाइनीज हथियार थे, उसके ऊपर सुपरमेसी जो हासिल की थी, सर्वश्रेष्ठता हासिल की थी, वो रशियन वेपन ने हासिल की थी। वो बात अलग कि उस स्किल जो पायलट थे, वो जो टेक्नीशियन थे, वो इंडियन थे। तो आने वाले समय में भी सर जब जब जरूरत पड़ेगी रसिया हमारे साथ खड़ा रहेगा और बहुत अच्छी बात है सर ये। बहुत अच्छी बात की आपने, ना कि आप एक कुशल सैनिक हैं, बट आपकी डिप्लोमेसी की भी नॉलेज बहुत फेयर है और बहुत न्यूट्रल है। एंड एक लेमैन के समझने के हिसाब से आपने बहुत सरलता से बता दी कि रसिया पे हमारी डिपेंडेंसी क्यों नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की एक और सरल शब्दों में मैं कहूँगा कि भारत ने जब पाकिस्तान को बुरी तरह पीटा, इसमें उनके चाइनीज हथियार फेल हो गए। जो अमेरिकन हथियार भी F-16 को जब मारा गया तो अमेरिका के लिए बहुत शर्मनाक घटना थी। मुंह छुपाने के लिए उसको जगह नहीं मिल रही थी। यह टैरिफ तो एक बहाना है, एक कहीं न कहीं जो भारत से खुंदक है, भारत आगे बढ़ रहा है, हथियार का एक बड़ा सप्लायर भारत बनने जा रहा है दुनिया के लिए, उससे अमेरिका को दिक्कत है। जी बिल्कुल सर। ये जो अभी जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप है, उनका पिछला टेन्योर जब याद करेंगे, पूरे टेन्योर में पाकिस्तान के लिए, मतलब पाकिस्तान की सतर इस तरह की खराब रहे। हमेशा पाकिस्तान को बुरा कहना, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन थे। जैसे ये नया टेन्योर स्टार्ट हुआ और जो ये ऑपरेशन सिंदूर वाली घटना हुई, और ये अपना, मैं ये कहूँगा कि रूस और यूक्रेन का वार है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सर 7 अक्टूबर 2023 की जो घटना थी, जब गाजा की जो हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद इजराइल एक बड़े जंग में चला गया और लंबे टाइम तक उस जंग में चला गया, जिसमें ईरान भी एक ऐसा कंट्री था जो इन्वॉल्व हुआ। जब ईरान को काउंटर करना था अमेरिका को, तो पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को तभी हुई जब ईरान को काउंटर करना था। इससे पहले कई सालों तक पाकिस्तान को उसे काउंटर या पाकिस्तान से दोस्ती खत्म हो चुकी थी। इसके अलावा चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में इतना हो चुका है कि उसको भी अगर न्यूट्रलाइज करना है तो पाकिस्तान देश जरूरत है, बिल्कुल जरूरत पड़ रही है सर अमेरिका को। इसलिए तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के बजाय आर्मी चीफ को वहाँ लंच करवाया जा रहा है, उनसे अपने आर्मी चीफ से अपनी तारीफ, झूठी तारीफ करवाई जा रही है। ऑफिशियली नोबेल पीस प्राइज के लिए डिमांड की जा रही है, जो अमेरिका जैसे एक बड़ा देश, बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, बड़ा पावरफुल देश है, उसको नहीं करनी चाहिए। बट उस हरकतों से, मतलब उन हरकतों पे आने पे मजबूर हो चुका है वो देश है। और बात रही सर अमेरिकन एंड चाइनीज वेपन की, जो ये लड़ाई हुई थी सर
4 दिन की जो एयर लड़ाई हुई थी, इसमें जो सेनाएं थी वो भारत और पाकिस्तान की थी, बट जो वेपन यूज हुए पाकिस्तान की तरफ से अमेरिकन वेपन एंड चाइनीज वेपन। इवन अमेरिकन सोल्जर भी थे वहाँ पे, ये भी सुना गया कि काफी उनके सोल्जर मारे गए जब हमारा एयर अटैक हुआ उसमें। सर ये कुछ ऐसे स्पेकुलेशन हुआ था कि कुछ एयर बेस है वो अमेरिका ऑपरेट करता है, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो एयर बेस पे 2 ऐसे एयर बेस थे जिन पे कमांड एंड कंट्रोल जिसमें सेंटर, नूर खान बेस भी शामिल है। बिल्कुल सर, नूर खान बेस। और इसका एविडेंस, जो इंट एविडेंस है वो ये है कि इस तरीके से अमेरिका ऑपरेट करता है कि वहां पर पाकिस्तानी एयरफोर्स का कोई जवान या कोई अफसर उसमें उस अधिकार से नहीं जा सकता जितना एक अमेरिकन वहां जा सकता। और आज से नहीं सर, वो काफी सालों से ऑपरेट कर रहा है। जब से अफगानिस्तान में अमेरिका ने एंट्री की थी तब से पाकिस्तान के बहुत से एयरबेस पे अमेरिका ने अपना कब्जा कर रखा है, अधिकार कर रखा है। उसके बदले में एक मोटी रकम वो पाकिस्तान को चुकाता है। जी सर। पाकिस्तान का तो देखेंगे मैक्सिमम उनकी यूनिवर्सिटी, सरकारी मकान सारा अमेरिका और चाइना के पास गिरवी है। एक और सवाल जो बड़ा टेक्निकल है, जब ब्रह्मोस से अटैक हुआ हमने किराना हिल्स में एंट्री एग्जिट पे किया, तो जो कहा जाता है कि यह न्यूक्लियर उनके वेपन सिस्टम को इंडिया ने ख़त्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। ऑल दो इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा है हमारे। अगर हम बात करेंगे ब्रीफिंग में, जब एयर मार्शल भारती सर से सवाल किया गया था कि क्या भारत ने उनके न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट किया, तो वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि कहाँ है किराना हिल्स, मुझे नहीं पता। ये दुनिया को एक जवाब था कि भारत ने ख़त्म कर दिया है उनकी जो न्यूक्लियर ताकत है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? पाकिस्तान हमेशा गिदड़ बबकी देता था कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, वो सिर्फ सजाने के लिए नहीं है। ये धमकी पाकिस्तान आर्मी ही नहीं देती थी, बल्कि उनके जो छुटवैया नेता थे, जो छोटे छोटे गली में एक नेता थे, वो भी ये धमकी हमेशा देते रहते थे। इस धमकी का जवाब इस युद्ध में मिल गया। जो कायराना हिल पे जो मिसाइल थी जो जाके टकराई थी, जहां पर उनका न्यूक्लियर इनरेजमेंट है। इवन नूर खान बेस पे भी उनका न्यूक्लियर एसेट था जिसको भारत ने बर्बाद कर दिया। ये वार हुआ था जो उनकी गिदड़ भभकी रहती थी हमेशा, आज से नहीं सर, बरसों से। जब से जैसे ही भारत ने ये परमाणु दक्षता हासिल कर ली थी, उसके अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जी, उसके बाद पाकिस्तान ने भी क्षमता हासिल कर ली थी। यहाँ मैं रुकूंगा। उसमें अमेरिका की CIA भी फेल हो चुकी थी, उनको पता नहीं चला हमने परमाणु विस्फोट किया। उसके बदले पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने, वो बोलते हैं ना पटाखे बम, उन्होंने चला के दुनिया में कह दिया। एक्चुअल में देखा जाए तो अमेरिकन के सहायता से उन्होंने वो विस्फोट किया था। बिल्कुल सर, जो हम लोगों ने किया था उसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है, आई थिंक परमाणु मूवी है, जो जैसा दिखाया गया वैसा ही हुआ था। बहुत सीक्रेटली तरीके से सैटेलाइट से बचना था, वो सब करते हुए हम लोगों ने उस ताकत को हासिल किया था। पाकिस्तान ने जैसे जल्दी से जल्दी इस चीज़ का जवाब देने के लिए एक झूठ फरेब चलाया था। लेटर ऑन धीरे धीरे करके पाकिस्तान ने भी दक्षता हासिल कर ली थी। और नॉट ओनली दक्षता हासिल कर ली थी, जो उनके जो साइंटिस्ट थे, जो इस चीज़ में महारत हासिल थी, चंद पैसों के लिए उस टेक्नोलॉजी को नॉर्थ कोरिया के हाथ बेच भी दिया था। बिल्कुल सर, बेच दिया था। तो उसके बाद जिस धमकी की बात हमेशा वो लोग करते थे कि हमारे पास भी परमाणु हथियार है, आपसे ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा है, बट अभी करंट रिकॉर्ड में हमारे पास उनसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिप्री की जो रिपोर्ट आती है वो बता रही है कि हमारे पास परमाणु हथियार पाकिस्तान से ज़्यादा है अभी, और दक्षता भी ज़्यादा है, हमारी मारक क्षमता, हर चीज़ की दक्षता पाकिस्तान से ज़्यादा है सर। सिर्फ वो लोग एक ही चीज़ में आगे हैं, बेवकूफ़पन में हमसे ज़्यादा है पाकिस्तान वाले सर जी। जैसे ही कायराना हिल्स पे अटैक हुआ सर, उसके बाद जो ब्रीफिंग होती है तो उसमें एयर मार्शल भारती साहब से पूछा गया था कि क्या हमने ये किया था, तो उन्होंने बड़ी शरारती मुस्कान के साथ, बड़ी शरारत वाली मुस्कान के साथ इसका जवाब दिया। वो डायरेक्ट नहीं कहना चाहते थे कि हमने किया। क्यों नहीं कहना चाहते? कि बहुत से प्रोटोकॉल होते हैं, इंटरनेशनल रूल होते हैं। हम डायरेक्टली किसी के न्यूक्लियर एसेट पे अटैक नहीं कर सकते, जो हमारा जब तक ये साबित ना हो जाए कि हम पे हमला होने वाला है। तो बट उनकी जो गिदड़ बबकी थी उसका जवाब मिल गया है। मैं यहाँ पर भी आप लोगों को डाउट में रखना चाहता हूँ, हमने किया नहीं किया, किया तो क्यों किया। आपकी भी मुस्कान वही बता रही है कि हमने क्या किया। बिल्कुल सर, ये मैं उसी प्रोटोकॉल में भी बंधा हुआ हूँ, ऑल्दो कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो देश की सुरक्षा के साथ जुड़ी होती है, कूटनीति के साथ जुड़ी होती है, अपने जो आप कैसा, मतलब दुनिया में कैसी इमेज है आपकी, बहुत सारी चीज़ें होती है सर, उन चीज़ों के साथ हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका था और हमने
ऑपरेशन सिंदूर को थोड़ी देर के लिए विराम दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी है। जी बिल्कुल सर, जैसे कि एयरफोर्स की तरफ ऑफिशियल बोला गया था कि कितने लोग मरे पाकिस्तान के, या क्या हासिल हुआ, तो उनकी तरफ हमारी तरफ से एक ऑफिशियल बयान आया था कि हमारा जो मेन टारगेट था वो टारगेट को हिट करना, जो ऑब्जेक्टिव था उसको हिट करना था, बॉडी बैग को काउंट नहीं करना था। वो लोग काउंट करेंगे ना? वो उन लोग कर चुके हैं सर। 14 अगस्त के जब उन लोगों ने कुछ सेरेमनी की थी, 154 आर्मी पर्सनल का उन लोगों ने माना कि इतना मतलब किल हुए हैं, डेथ कैजुअलिटी हुआ 54 अराउंड एयरफोर्स का। उन लोगों ने एक रिपोर्ट आई थी 54 एयरफोर्स के टोटल माने गए थे। वो बाद में धीरे धीरे जैसे बैकलेस हुआ, वो लिस्ट उन लोगों ने गायब करना स्टार्ट कर दिया, न्यूज चैनलों से वो न्यूज को हटाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी तक तो हम आपकी कार्य की और इसकी बात कर रहे थे, अब आते हैं अवार्ड्स की। जो सबसे बड़ा हाईलाइट है एक बंदे का, एक सोल्जर के काम का रिकग्निशन का। ऑल्दो सोल्जर हर दिन सुबह उठता है देश के लिए, जान देने के लिए और दुश्मन का जान लेने के लिए, तो कोई भी रिवॉर्ड इसका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती। फिर भी एक रिवॉर्ड होता है एक किसी के एक मनोबल और मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। इसी श्रृंखला में आपको मेंशन इन डिस्पैचेस का अवार्ड मिला, विच इज़ अ गैलेंट्री अवार्ड कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप थोड़ा इस पे हाईलाइट करेंगे। सर, जब युद्ध होता है या शांति होते है, उसमें कुछ ऐसे एक्ट होता है जिसमें आपको एनिमी का सामना करना पड़ता है, तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा सब मिलके एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि इनको कुछ ना कुछ इनको हाईलाइट किया जाए या इनको रिकॉग्नाइज किया जाए। उसके लिए कुछ अवार्ड है, गैलेंट्री अवार्ड है सर। तो उसमें बहुत सारे अवार्ड होते हैं, उसमें मुझे भी सिलेक्ट किया गया है मेंशन इन डिस्पैच के लिए, प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड मेंशन इन डिस्पैच के लिए ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर सर। ये इंडिविजुअल अवार्ड रहता है सर, ऑल्दो ये मुझे दिया गया है, बट जो क्रेडिट होता है सर, ये पूरी टीम को क्रेडिट होता है। जो पूरी टीम काम करती है, पूरा टीम का जो एफर्ट रहता है, जैसे क्रिकेट मैच रहता है सर, सारे प्लेयर खेलते हैं, सबका एफर्ट रहता है, मैच जीता जाता है तो किसी एक बंदे को मैन ऑफ द मैच दिया जाता है सर। जो ये पूरा जितना भी अवार्ड मिला है, नॉट ओनली मी सर, मेरे यूनिट से बहुत से अफसर्स हैं, उनको भी मिला है। इवन माई कमांडिंग अफसर ही आल्सो गोट वीर चक्र फॉर दिस ऑपरेशन। तो सबका एफर्ट था सर, सब ने अच्छे से काम किया, पूरी टीम ने अच्छे से काम किया। और मैं जो कहता हूँ कि ये पूरी टीम का गैलेंट्री अवार्ड है, नॉट ओनली फॉर मी। मेरे टीम में से मेरे फायरिंग कमांडर थे, ही वाज विंग कमांडर एट दैट टाइम, नाउ ही इज ए ग्रुप कैप्टन। ही वाज द मैन हीरो ऑफ दैट बैटल। आई वुड से कि ही वाज द मैन हीरो। जिस टाइप से उन्होंने मोटिवेट किया, सबसे पहले कुछ भी होता था तो सबसे पहले अपने बंदों के देखना, मतलब सबसे लास्ट में अगर किसी को अगर लग रहा था कि वहां जान देनी पड़ेगी तो सबसे पहले वो लोग वो तैयार थे, बिल्कुल सबसे फ्रंट में सबसे पहले वो तैयार थे। जिस तरीके से, जिस कह सकता हूँ कि जिस माइंड सेट के साथ और जिस मोटिवेशन के साथ, ट्रू लीडर। बिल्कुल सर, ट्रू लीडर। और ऐसा ब्रेव लीडर मैंने आज तक नहीं देखा है। इनके अलावा मेरे सीनियर टेक्निकल अफसर, जिसको एसटीओ शॉर्ट फॉर्म में एसटीओ कहते हैं, द काइंड ऑफ नॉलेज ही इज हैविंग एंड जिस टाइप से गाइड किया था, बहुत सी चीज़ें सर उन्होंने ये वार होने स्टार्ट होने से पहले जीपीएस से रिलेटेड कुछ बताया था हम लोगों को, और वो चीज़ में पूरे वार में काम आई। वो एक पॉइंट था वो जो पूरे वार में काम आया। मतलब मैं जीवन भर याद रखूंगा कि मतलब एक अफसर है जिसके पास इतना काम रहता है, बट स्टिल जो इनपुट है वो इस टाइप से इनपुट उन्होंने दिया था, और जरूरी इनपुट था, वो हम लोगों को दिया था। ही आल्सो गोट युद्ध सेवा मेडल, माई एसटीओ। माई अफसर आई सी, ही आल्सो गोट मेंशन इन डिस्पैच फॉर द एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड माई होल टीम सर। जितने भी मेडल हैं, जितने भी अवार्ड हमारी पूरी यूनिट से मिले हैं, वो इंडिविजुअल, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिविजुअल मिले सर, पूरी यूनिट को मिले सर। पूरी यूनिट के काम को देखा गया था, और उसके कारण हर बंदे को ये जो जिस बंदे को ये मिला है, पूरी यूनिट की वजह से मिला है। सॉरी, आप लोगों ने एक ऐसा कारनामा किया, सदियों तक इसको याद रखा जाएगा, और ये वीरता का पाठ आने वाले सोल्जर को, बच्चों को पढ़ाया जाएगा। व्हाट नेक्स्ट? अब आप क्या सोच रहे हैं? सर, अभी भी कहते हैं कि घर बैठने की उम्र रही नहीं है, और ना ही मुझे मेरे घर वाले घर बैठने देंगे, क्योंकि अभी भी बाकी है, उम्र बाकी है कमाने के लिए, जज्बा भी बाकी है कुछ काम करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कमाने वाला काम तो अच्छा खासा हो गया है। एक इतनी पेंशन मिल जाएगी कि घर मेरा रोजी रोटी मेरी चल सके। सेकंड वन इज सर कि मैं थोड़ा सोशल सर्विस में जाना चाहता हूँ। सोशल सर्विस किस फॉर्म में हो? मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ सर। मैं चाहता हूँ कि पीसीएस अफसर बनूं जी, और उसमें जो मतलब समाज के जो लोग हैं जिनका काम पड़ता है उनसे,
बहुत तरह के काम पड़ते हैं, जैसे अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेके कुछ भी देख लो सर, आप लॉ एंड ऑर्डर देख लो, कुछ भी देख लो, तो उसमें अपनी भूमिका को जो एयरफोर्स से 20 साल मैंने सीखा था, उस चीज़ को अनुभव को मैं प्रयोग करूँ और ईमानदारी से मतलब अच्छा लगेगा सर, मैं जब लोगों की समाज की सेवा करूँगा। देश की बाउंड्री की, देश की सीमाओं की रक्षा मैं कर चुका हूँ, अब मैं समाज में लोगों की सुरक्षा करना चाहता हूँ, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना चाहता हूँ, तो मैं जो सिविल सर्वेंट सेकेंड इनिंग स्टार्ट करना पसंद करूँगा सर। वाह, तो क्या नेक सोच है। अब तक आप बॉर्डर के उस पार के दुश्मन से लड़ रहे थे, अब आप कुछ दुश्मन, सामाजिक दुश्मन, सोशल दुश्मनी या खराबी जो हमारे अंदर है उससे लड़ करके एक सैनिक का धर्म निभाएंगे। तो वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। यस सर, ए सोल्जर नेवर ऑफ ड्यूटी सर। जी, और जब तक जिएगा एक सैनिक की बातें ही जिएगा और सैनिक की बातें ही रहेगा। ग्रेट स्पिरिट ऑफ योर्स भले सिंह जी। हम रियली अप्रिशिएट हो रहे हैं आपको होस्ट करके, एंड द काइंड ऑफ विजडम यू आर शेयरिंग, इट्स वेरी वैल्यूएबल फॉर आवर ऑडियंस एंड जनरल पब्लिक एज ए होल। सार्जेंट भाले सिंह जी, आपने पाकिस्तान के जहाज को हवा में मार गिराया, वो भी पाकिस्तान में, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा ऑपरेशन बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रहे। आपको गैलेंट्री अवार्ड, मेंशन इन डिस्पैच, प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन आज हमारा रियल वॉरियर का फॉर्मेट है, हम आपके ऊपर लगातार मिसाइलों से फायर करेंगे, आप कैसे बचते देखते हैं। सबसे पहला सवाल, अगर S-400 को एक शब्द में परिभाषित करना हो, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के लिए यमराज। अब भले सिंह जी, अगर एयरफोर्स में नहीं होते तो क्या करते आप? किसान होता सर। वायुसेना का आपका सबसे पसंदीदा टैगलाइन? नीली वर्दी वालों का दल, बढ़ता आगे सीना तान। एक लाइन जो आपके दिमाग में आता है जब भी आप पैट्रियोटिज्म सुनते हैं तो? लहराता हुआ तिरंगा और बढ़ती हुई इकोनॉमी। भले सिंह जी, आपको किसी ऐतिहासिक योद्धा से मिलना होगा, वो कौन है? महाराणा प्रताप। पिचौरा और S-400 में आपका फर्स्ट लव क्या है? करंटली सर S-400। ऑपरेशन सिंदूर पे फिल्म बने तो सार्जेंट भले सिंह का किरदार कौन निभाएगा? रणदीप हुड्डा। आपने रशियन आर्मी के साथ भी काम किया है। वन थिंग विच यू लाइक अबाउट रशियन सिस्टम? कमिटमेंट। वायुसेना में वायु सैनिकों की सबसे बड़ी लग्जरी क्या होती है? इन्वायरमेंट फॉर फैमिली। वन क्वालिटी एवरी इंडियन शुड लर्न फ्रॉम द आर्म फोर्सेस पर्सनल लाइक यू? अनुशासन। भाले सिंह जी, अगर S-400 की तुलना किसी क्रिकेटर से करना हो तो कौन होगा? विराट कोहली। एक मोटो या मंत्रा जिसने आपको जिंदगी में हमेशा साथ दिया है? ऑल इज वेल। ड्यूटी पे भले सिंह जी का नींद भगाने का बेहतरीन तरीका? DSC वालों से बात करना। एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। फॉर मी इंडियन एयरफोर्स इज वे ऑफ लाइफ। यूनिफॉर्म पहनते ही सार्जेंट भले सिंह के दिमाग में क्या आता है? अखंड भारत। दोस्तों, सार्जेंट भले सिंह से आज बातचीत में हमें यह सिखाया कि असली ताकत हथियारों में नहीं होती, बल्कि सैनिक के जज्बे, समर्पण में और अपने प्राणों की परवाह किए बगैर सामने दुश्मन से लड़ने में है। सार्जेंट भले सिंह असली नायक हैं, महानायक हैं और रियल वॉरियर हैं। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे एक और वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।